हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का दादू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जो है राजस्थान की प्रमुख प्रथाएं, रूढ़ियाँ, जो कुरीतियाँ हैं, सामाजिक कुरीतियाँ, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो मेंस के अंतर्गत ये टॉपिक दिया हुआ है, तो वीडियो मेंस के हम टॉपिक सारे क्लियर करते हुए पढ़ रहे हैं। तो आज हम जो है राजस्थान की प्रमुख प्रथाएं वगैरह पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो फिर हमारे दादू क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए। और अगर आपको हमारी क्लासेज वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक शेयर वगैरह भी जरूर कीजिए। और इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए या फिर अन्य नोट्स, अन्य शिक्षा संबंधित सामग्री, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो जिसका नाम है दादू क्लासेज। आप टेलीग्राम में जाकर के वहाँ सीधा सर्च कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने जो है नीचे लिंक दी हुई है, वहाँ से आप सीधा जुड़ सकते हो। हमारे इंस्टाग्राम पर भी ये पेज है, तो वहाँ पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हो दादू क्लासेज को, और आप अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हो। ठीक है, देखिए, सच्ची बातों को जान लेने का नाम ज्ञान है मित्रों। सच्ची बातों को जान लेने का नाम ज्ञान है। जो अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाए वही महान है। तो आपको मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है। तो चलिए फिर हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सती प्रथा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सती प्रथा के बारे में। तो सती प्रथा क्या होती है? वैसे सती किसको कहते हैं? जो महिला होती हैं, जो अब विवाहित जो स्त्री होती है, जब उसका पति मर जाता है तो मृत पति के साथ उसकी जो पत्नी है वो स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से, मतलब एक तरीके से जीवित जल जाती है। अपने आप को मार करके नहीं, जीवित जो है वो जल जाती हैं। इस प्रक्रिया को सहगमन कहा जाता है। सहगमन मतलब साथ में जाना, सहगमन। सहगमन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सहगमन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कि कोई भी जो महिला है अपना जो मृत पति है उसके साथ जो है स्वर्ग प्राप्ति के, भाई स्वर्ग प्राप्त होगा अगर मैं पति के साथ मरती हूँ, तो उसके साथ जो है वो चिता पर बैठ जाती है, उसके साथ जल जाती हैं, तो उसी को हम सती कहते हैं। वैसे जो है आगे किस प्रकार हमारे भारत में जो है सती प्रथा शुरुआत होती है, तो सर्वप्रथम जो है सती होने के साक्ष्य हमें गुप्त शासक एक होता है भानुगुप्त, उसके एरन अभिलेख 510 ईस्वी का मिलता है। वहाँ से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि भानुगुप्त का एक जो है सामंत होता है गोपराज, उसकी जो पत्नी होती है, जब गोपराज की मृत्यु होती है तो उसके पीछे उसकी पत्नी सती होती है। तो सर्वप्रथम जो है सती होने के साक्ष्य हमें एरन अभिलेख से प्राप्त होते हैं। अगर मैं राजस्थान के संदर्भ में बात करूं मित्रों, तो राजस्थान में सर्वप्रथम जो सती होने के प्रमाण हमें 861 का जो गटियाला शिलालेख है, जो हमें जोधपुर से प्राप्त हुआ है, वहां से हमें सर्वप्रथम सती होने के प्रमाण मिलते हैं। और इसके अनुसार जो है जोधपुर के सेनापति रेणुका जो है, उनकी पत्नी संपल कंवर जो है राजस्थान की प्रथम सती होती हैं। तो रेणुका की पत्नी जो संपल कंवर राजस्थान की प्रथम सती हैं। तो इस प्रकार हमें ये राजस्थान में सर्वप्रथम सती होने के प्रमाण मिलते हैं। आगे मैं आपसे बात करूं तो फिर ये जो है भारत में जो है ये प्रथा जो किस प्रकार अपने एक विकराल रूप धारण कर लेती हैं। जो कुल्य रक्त होती है उसकी शुद्धता और जो प्रतिष्ठा को मध्यकालीन असुरक्षित वातावरण में सुरक्षित रखने के लिए राजपूतों में जो है सती प्रथा का प्रचलन सर्वाधिक था। तो राजपूतों में इस प्रथा का हमें सर्वाधिक प्रचलन देखने को मिलता है। फिर आगे जाकर के इसने जो है धार्मिक जो स्वरूप है उसको ग्रहण कर लिया। और हिंदुओं की कुछ जो ऊंची जातियां हैं उसमें भी हमें जो है ये सती प्रथा देखने को मिलती हैं। तो ये जो है सती प्रथा की हमें जानकारी प्राप्त होती है भारत के संदर्भ में और राजस्थान के संदर्भ में। और फिर आगे जाकर के ये किस प्रकार विकराल रूप धारण करती हैं, तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा है। अगर मैं राजस्थान की अंतिम सती की मैं बात करूं तो ये अभी हाल फिलहाल की घटना है। आज से लगभग हम बात करें तो 30 साल पहले की घटना है, 30 से 35 साल पहले की घटना। तो 1987 में जो है रूप कंवर सती होती हैं, जो दिवराला गांव जो हमारा सिरोही में पड़ता है, नहीं जो सिकरम पड़ता है शायद, हाँ, वहाँ का जो निवासी माल सिंह जो है उनकी पत्नी जो है शहीद होता, मतलब सती होती हैं, जिसका नाम रूप कंवर होता है। तो ये जो है राजस्थान की अंतिम सती मानी जाती हैं। तो ये राजस्थान की अंतिम सती कौन सी? रूप कंवर है। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं तो राजस्थान में हमें जो जब हम पढ़ते हैं, हम मध्यकालीन इतिहास को पढ़ते हैं, तो हमें कई प्रकार जो सतियाँ देखने को मिलती हैं, जैसे कि माँ सती हो गया, आ सती हो गया, अनुमरण हो गया।
तो ये क्या होता मित्रों कि अगर यहाँ पर मैं आपको समझाऊं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर माँ सती क्या होती हैं कि जो अपने पुत्र की चिता के साथ अगर वो जिंदा जलती है महिला तो उसको माँ सती कहते हैं। माँ जान सकते हो, माँ सती यानी जो माँ सती होती है, तो अपने पुत्र की चिता के साथ अगर कोई जिंदा जलती है महिला तो उसको हम माँ सती कहते हैं। और राजस्थान की जो माँ सती प्रथम वो हमारी कैसर कंवर है। और दूसरी मैं बात करूँ तो असती हमें देखने को मिलती हैं। क्या यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो आप लिख लीजिए असती। असती क्या होती है कि बिना पति के जो है कोई महिला जो है सती होती है तो उसको असती कहते हैं। और राजसमंद आपको झील अगर मैं पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको जो है झीलें वगैरह पढ़ाऊंगा तो राजसमंद जो झील है जब इसका निर्माण होता है मित्रों, राज सिंह करवाते हैं, तो राजसमंद झील उसकी जो नींव है वहाँ पर घेवर माता जो है वो सती होती है। उसका निर्माण नहीं हो पाता झील का, तो एक राक्षस वगैरह या फिर हम कह सकते हैं कोई होती है आज दुष्ट आत्मा भैरव वगैरह की, जो कहती हैं कि भाई एक जो कुंवारी जो कन्या है आप उसको पहले सती कीजिए फिर यहाँ पर झील में बनने दूंगा। तो इसके कारण जो है घेवर माता वहाँ पर, जो घेवर एक नाम लड़की कुंवारी लड़की होती है जो सती होती है, जहाँ पर मंदिर भी बना हुआ है घेवर माता का मंदिर, तो उसको जो है असती कहा जाता है कि वो बिना पति के वो सती हुई थी। तो ये माँ सती हो गया, असती हो गया। और दूसरी में बात करूं तो एक होता हमारा अनुमरण होता है। अनुमरण का मतलब ये हुआ कि जैसे कि पति की जो मृत्यु है कहीं दूसरी जगह हो जाती हैं और महिला जो उसकी जो पत्नी होती है वो वहाँ पर उपस्थित नहीं होती जब उसकी चिता को जलाया जाता है, तो उसके बाद जो है उस पति की निशानी के साथ अगर वो पत्नी जो है सती होती है, जो महिला सती होती हैं, उसको हम अनुमरण कहते हैं। और हमारी ये जो अनुमरण करने वाली हमारी कौन थी, तो हम जानते हैं कि उमादे जो है ये मालदेव की जो पगड़ी है उसके साथ ये सती होती हैं। उमादे जो रूठी रानी के नाम से ये विख्यात है हमारे राजस्थान के इतिहास में। तो उमादे जो हैं ये राजस्थान की जो अनुमरण कहलाती हैं। अनुमरण मतलब पति की मृत्यु कहीं अन्यत्र होने वे कहीं उसका दाह संस्कार कर दिया जाए तो उसके किसी चिन्ह या निशान जो होता है उसके द्वारा किसी विधवा द्वारा चितारोहण जो किया जाता है उसको हम अनुमरण कहते हैं। और ऐसी सतियों को माँ सती कहा जाता है। मित्रों देखिए, माँ सती अलग है और माँ सती अलग है, तो ऐसी सतियों को माँ सती कहते हैं। और उस प्रथा को हम बात करें तो अनुमरण उस प्रथा को कहा जाता है कि किसी निशानी के साथ, अगर पति की निशानी के साथ वो सती होती हैं तो उसको महासती कहते हैं उस महिला को। और इस प्रथा को बात करूं तो अनुमरण कहा जाता है। तो ये हम बात की कैसर कंवर की। मैं बात करूं मित्रों तो ये हमारी बीकानेर की थी कैसर कंवर। तो माँ सती हो गया, महासती हो गया और आसती हो गया और सती हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार इस प्रथा पर, इस कुप्रथा पर रोक लगाई जाती है। किन किन शासकों ने जो है यहाँ पर एक तरीके से प्रयास किया कि भाई इस जो है प्रथा पर क्या लगाई जाए, रोक लगाई जाए। देखिए आगे ये लिखा हुआ कि किस प्रकार जो है सती प्रथा को मैं बात करूं सर्वप्रथम रोकने का अगर प्रयास की मैं मित्रों बात करूं तो हमारे मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक वगैरह इनके बाद आते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो इस प्रथा को रोकने का प्रयास करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। और उसकी मैं बात करूं अगर आगे की तो अकबर जो है ये भी इस प्रथा को रोकने का प्रयास करते हैं। किसको? सती प्रथा को। तो MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर जो है ये सर्वप्रथम सती प्रथा को जो है रोकने का प्रयास करते हैं। राजस्थान का कोई भी शासक यहाँ पर आगे नहीं आता इस प्रथा को रोकने के लिए, क्योंकि ये राजपूतों में जो है विशेषकर ये ज़्यादा प्रचलित थी हमारी कौन सी, ये सती प्रथा। अब हम बात करते हैं कि वर्तमान में ये किस प्रकार, मतलब जो है आधुनिक काल में इसका किस प्रकार विनाश होता है इस प्रथा का। तो ये आगे जाकर मैं बात करूं 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, यानी जब ब्रिटिश शासकों के जो ब्रिटिश शासन है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हमारे जो राजस्थान के ज़्यादातर शासक जो हैं संधि कर लेंगे, सहायक संधि, उसके बाद जो इस प्रथा में हमें ढील देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं तो ये जो प्रथा है ये 19वीं शताब्दी के आरंभ में जो है इस प्रथा पर एक तरीके से व्यापकता जो है ये कम होती जाती है। इस PDF में मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया, लेकिन आप मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। अगर ये आपको याद नहीं रखना है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि किस प्रकार जो है सती प्रथा का जो ग्राफ है वो नीचे गिरता जाता है। तो जयपुर में जो है सवाई जगत सिंह की जो है 1818 में मृत्यु होती है। हम जानते हैं सवाई जगत सिंह जिन्होंने जो घिंगोली का जो युद्ध लड़ा था,
तो सवाई जगत सिंह जो जीता भी था। 1818 के में जब इनकी मृत्यु हुई थी तो केवल एक रानी जो है इनके पीछे सती हुई थी, जगत सिंह के पीछे। आप देख सकते हैं कि जयपुर में किस प्रकार यहाँ पर जो है सती प्रथा की व्यापकता कम होती जाती है। उदयपुर की मैं बात करूं मित्रों तो महाराणा भीम सिंह जो उन्होंने सहायक संधि की थी, उनकी जब मृत्यु हुई थी तो उनके पीछे जो 4 रानियां सती हुई थी और जो 4 पासवान जो हैं वो सती हुई थी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि महाराणा भीम सिंह की मृत्यु पर हमें थोड़ा देखने को मिलता है कि सती प्रथा काफी जो है लेवल पर थी वहाँ। फिर 1838 में जो जवान सिंह की मृत्यु होती है तो वहाँ पर केवल एक खवासण जो है वो क्या होती है, यहाँ पर जो सती होती है। फिर 1861 में बात करूं तो महाराणा स्वरूप सिंह आते हैं उदयपुर के। उनकी जो मृत्यु पर यहाँ पर केवल एक दासी को सती होने के लिए तैयार किया जा सका। अब आप देख सकते हो कि दासियों को अब आगे लाया जा रहा है। अब जो रानियां थी वो यहाँ पर सती नहीं हो रही थी, पता नहीं उनमें जागृति आ गई या फिर क्या आ गई, लेकिन वो अब सती होने के लिए आगे नहीं आ रही हैं। तो वहाँ पर दासी जो होती हैं, आपको पता है कि भोली भाली बेचारी, उनको वैसे ही जो है दासियों को कैसे किस प्रकार जो है ससुराल से वहाँ से भेजा, मतलब एक जो रानी थी उसके गांव से वहां पर उसको भेजा जाता है और दासी को किस प्रकार अत्याचार किया जाता है इस पर उसको नौकर बना के रखा जाता है। तो दासी बेचारी को यहाँ पर आगे करा जाता है इस पर, मतलब महाराणा स्वरूप सिंह के जो है यहाँ पर पीछे सती होने के लिए। और जोधपुर की बात करूं तो 1803 में जब महाराणा भीम सिंह की मृत्यु हुई थी तब वहां पर 8 सतियां सती हुई थी, क्योंकि महाराणा भीम सिंह जो है उस समय यहाँ पर 8 सतियां सती हुई थी। और भीम सिंह की जो शादी है वो कृष्ण कुमारी के साथ हुई थी, लेकिन मृत्यु हो गई थी 1803 में उनकी। तो भीम सिंह के पीछे आप देखिए 8 सतियां होती हैं, लेकिन उसी के बाद जब मानसिंह की मृत्यु होती है, भीम सिंह के भाई जो है मानसिंह की जब मृत्यु होती है तो वहां पर केवल एक रानी सती हुई। तो आप जोधपुर में भी देख सकते हो कि किस प्रकार जो है सती प्रथा का लेवल गिरता जा रहा है। अगर मैं आगे की बात करूं बीकानेर में तो मित्रों 1825 ईस्वी में, और जोधपुर में 1843 में, और जयपुर में जो है 1835 ईस्वी के पश्चात कोई भी रानी यहाँ पर सती नहीं हुई। तो मैंने जो शासकों के नाम बताए, स्वरूप सिंह, भीम सिंह, मान सिंह वगैरह, जगत सिंह, यही ऐसे शासक थे, अंतिम शासक, जिनके पीछे जो है किसी रानी, किसी दासी, किसी खवासन, किसी पासवान को जो है सती होने के लिए राजी किया गया था। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि जो सती प्रथा है ये केवल यहाँ पर हमें सीमित देखने को मिलती है। 1850 के बाद यहाँ पर कोई भी हमें उदाहरण नहीं देखने को मिलते हैं। तो ये सती प्रथा का मैंने आपको बताया ग्राफ जो है कैसे गिरता जा रहा था। फिर मैं बात करूं तो यहाँ पर राजस्थान में किस प्रकार इसका जो विनाश होता है, तो राजस्थान में सर्वप्रथम जो है 1822 ईस्वी में मित्रों बूंदी रियासत जो है यहाँ के नरेश जो है राव विष्णु सिंह, उन्होंने जो है इसको गैर कानूनी घोषित किया था। किसने? राव विष्णु सिंह ने 1822 ईस्वी में जो हमारी सती प्रथा को यहाँ पर गैर कानूनी घोषित किया था। और उसके पश्चात यहाँ पर 1823 की मैं बात करूँ तो मित्रों कोटा जो है यहाँ पर आगे आता है, और कोटा ने जो है 1823 में इसको इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। और फिर यहाँ पर मैं अन्य रियासतों की मैं बात करूं मित्रों तो 1825 की मैं बात करूं 1825 की बात करूं तो यहाँ पर जो बीकानेर है, यहाँ पर इस रियासत ने इस पर क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। तो 1825 में बीकानेर में, 1822 में जो है बूंदी रियासत में, और 1823 में जो है यहाँ पर कोटा रियासत में, और 1825 में बीकानेर में, और फिर यहाँ पर 1823 में जयपुर के नरेश राम सिंह सेकंड ने जो यहाँ पर 1844 में जयपुर के नरेश राम सिंह सेकंड ने रोक लगाई थी। और फिर यहाँ पर इस प्रकार जो उदयपुर की मैं बात करूं मेवाड़ की तो 1861 में जो है इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया जाता है। तो ये आप देख सकते हो कि किस प्रकार जो है रियासतें आगे आई थी। लेकिन मैं केंद्रीय स्तर पर मैं बात करूं एक अखिल भारतीय स्तर पर, तो यहाँ पर जो हमारे राजा राम मोहन राय जो हैं इनके प्रयासों से जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है ये 1829 में सती निवारण जो अधिनियम है ये पारित करते हैं। क्योंकि आपको मैं बात बता दूं कि 1828 में जो ब्रह्म समाज की स्थापना होती है, जो भारतीय समाज और भारतीय धर्म में सामाजिक पुनरुद्धार करने के लिए इस संस्था की स्थापना की जाती है 1828 में। तो उसी जो संस्था
ये सती प्रथा हो गई, बाल विवाह प्रथा हो गई, पर्दा प्रथा हो गई, धार्मिक जो आडंबर होते हैं उन सभी को जो है रोकने के लिए ये संस्था कार्य करती हैं और प्रशंसनीय कार्य करती हैं। तो इसी से इन्फ्लुएंस होकर हमारे जो है विलियम बेंटिक 1829 में सती निवारण अधिनियम 1829 पारित करते हैं, जो सर्वप्रथम की बात करूं तो ये बंगाल में लागू हुआ था और इस पूरे कानून को इस पूरे देश में 1830 ईस्वी में लागू किया था मित्रों। और इस धारा यानी इस अधिनियम की धारा 17 के तहत जो है इस सती प्रथा को यहाँ पर इसका विनाश किया गया था, इसका उन्मूलन किया गया था, इसको खत्म किया गया था। तो ये तो था विलियम बेंटिक के प्रयासों से। और फिर मैं बात करूं इसी कानून के तहत यानी विलियम बेंटिक का जो सती निवारण अधिनियम था मित्रों, इसी कानून के तहत अगर राजस्थान की किसी रियासत ने सती प्रथा पर रोक लगाई तो वो हमारी थी अलवर रियासत। तो अलवर रियासत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा था किस अधिनियम के तहत, तो हमारे सती निवारण अधिनियम 1829 के तहत सर्वप्रथम राजस्थान में। तो ये मित्रों हमारी बात थी किसकी, सती प्रथा की। तो ये हम देख सकते हैं कि किस प्रकार हमारे जो है आधुनिक काल में होता है। लेकिन मैं बात करूं राजस्थान का जब निर्माण हो जाता है, राजस्थान राज्य बन जाता है, आज के युग में कंटेम्प्रेरी जो हमारा राजस्थान है उसकी मैं बात करूं तो राजस्थान के अंतिम सती मैंने बताया था 1987 में रूप कंवर जो है दिवराला गाँव की जो है सिक्कर जो है वहाँ पर निवासी माल सिंह मोहन सिंह की जो पत्नी थी वो सती होती हैं। तो जब ये घटना होती है मित्रों तो एकदम से ये समाचार पत्रों में, ये मीडिया में और ये जो है आम जन में जो है एक हलचल पैदा कर दी कि आज भी ऐसे युग में हमें सती देखने को मिल रही हैं। तो सरकार ने तुरंत ही इसके संदर्भ में कदम उठाया मित्रों और 1927 ईस्वी में सती निवारण अध्यादेश तुरंत हाथों हाथ यहाँ पर पारित किया गया था। कब, 1987 में। उस समय सरकार किसकी थी तो मित्रों हरिदेव जो जोशी हैं उनकी यहाँ पर सरकार थी 1987 में। और उनकी सरकार ने जो है अध्यादेश जारी किया और सती निवारण अध्यादेश जारी 1987 के तहत जो है यहाँ पर जो है राजस्थान सरकार ने सती प्रथा को गैर कानूनी, इसको अवदंडनीय अपराध घोषित किया। और 3 जनवरी 1988 को ये मित्रों लागू हुआ था हमारा कौन सा अध्यादेश, तो 3 जनवरी 1988 को लागू हुआ। आपको पता है कि जो है 6 माह और 6 सप्ताह किसी भी अध्यादेश को जारी होने का समय रहता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि भाई आपको अध्यादेश जो है अध्यादेश कब तक लागू होगा, तो अगले सत्र के 6 सप्ताह तक, यानी उसको अगर अनुमोदन प्राप्त हो जाता अध्यादेश को तो ये हमारा अध्यादेश कानून बन जाते हैं। और राज्यपाल के संदर्भ में तो ये हमारा अनुच्छेद 213 है मित्रों। और राष्ट्रपति की बात करूं तो 123 जो अनुच्छेद ये आता है। तो ये था हमारा सती प्रथा, किस प्रकार मैंने आपको हर एक चीज को यहाँ पर कवर किया। और इसके बाद जो है आपसे कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो सती प्रथा को मैंने बहुत ही डिटेल से समझाया। आगे बढ़ते हैं मित्रों, आगे है हमारी बाल विवाह प्रथा जो आज भी होती है मित्रों, आपके घरों में भी हुई है। मैं कह रहा हूँ हर घर में हमें देखने को मिल, घर में तो नहीं लेकिन हर मोहल्ले समाज में हमें ये बाल विवाह देखने को मिलता है। भले ही आप इसके बारे में बड़े बड़े बातें करते हो, लेकिन बाल विवाह को आज भी आप जो है इसको पूर्णतया खत्म नहीं कर पाए, क्योंकि मित्रों आज भी हम जानते हैं कि हमारी जो है भारत की, हमारे जो राजस्थान की आज भी जो बेचारी निम्न जाति है आज भी बहुत ज़्यादा गरीब है। तो जब भी यहाँ पर कोई बुजुर्ग वगैरह मृत्यु होती है बुजुर्गों की, जब उनका देहांत होता है तो उनके पीछे जो न्यात वगैरह होती हैं तो उसके पीछे ही जो है लड़के लड़कियों को पना मतलब एक तरीके से ब्याह कर दिया जाता है ताकि जो खर्चा बच जाए। भले ही हम इसको एक कुरीति के रूप में देखते हैं, लेकिन हम एक गरीब की जो है उसकी जो पीड़ा को नहीं देख सकते मित्रों। एक विवाह को करने में लगभग कितने लाखों का खर्चा आता है, तो बेचारा वो गरीब वही सोचता है कि भाई कम से कम खर्चे में मेरे जो है मेरे पिता का मौसर भी हो जाए, मेरे माता का मौसर भी हो जाए और साथ में मेरे बच्चों का जो क्या हो जाए शादी भी हो जाए। तो इसकी वजह से बाल विवाह ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि हमारा जो समाज है मित्रों अभी समृद्ध नहीं है। भले ही इसने सोच के स्तर पर समृद्धि पा ली है, लेकिन जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं है मित्रों। भले ही हम बड़ी बड़ी बातें कर ले, इस प्रथा को हम पूर्णतः जब तक समाप्त नहीं कर सकते, जब तक हम इकोनॉमी दृष्टि से हमारी जो आर्थिक हम संपन्न नहीं हो गए, हमारे जो है एक तरीके से हम बिलो पॉवर्टी जो लाइन है गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठेंगे, तो आप बाल विवाह को ज़्यादा क्रिटिसाइज मत कीजिए। आप कमजोरियों को भी देखिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कर्जों के नीचे आ जा जब विवाह होता है तो हर एक, मैं कह रहा हूँ राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में हर एक परिवार कर्जे के नीचे दब जाता है। भले ही कुछ थोड़े से परिवारों को छोड़ दे जो काफ़ी अमीर हैं, बाकी के सारे परिवार जो कर्जे लेकर के विवाह करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मिनिमम जो बात करूँ तो 10-15 लाख रुपए खर्च आते ही हैं। इसकी वजह से ये ज़्यादा जो खर्चा होता है ये बाल विवाह को प्रोत्साहित करता है। जब बड़े भाई की शादी होती है तो उसके साथ छोटे भाई को भी जो है ब्याह कर दिया जाता है,
केवल खर्चे की दृष्टि से, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि बाल विवाह प्रथा ये किस प्रकार हमारे समाज में जो है ये प्रचलित है और किस प्रकार सरकार ने जो है इस प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। देखिए मित्रों, बाल विवाह की मैं बात करूं तो सर्वप्रथम जो प्रचलन है, जो जानकारी हमें देखने को मिलती है, तो हमें हर्षवर्धन का आपको एक पता है कि हर्षवर्धन के समय एक दरबारी हुआ करते थे बाण भट्ट, उसने जो हर्षचरित नामक एक ग्रंथ लिखा है और हर्षचरित में हमें सबसे पहले जो है बाल विवाह का प्रचलन देखने को मिलता है। उसके अनुसार ये है कि हर्षवर्धन की जो छोटी बहन थी राजेश्वरी, उसका विवाह जो है अल्पवयस्क जो है ये कन्या थी, उसका विवाह जो है कनौज के शासक ग्रह वर्मा जो है उसके साथ युद्ध होता है। फिर आपको पता है कि ग्रह वर्मा की हत्या होती है और ग्रह वर्मा के बाद जो है हर्षवर्धन उसके राज्य को अपने साथ मिला लेता है। तो ये जो राजेश्वरी का विवाह होता है, हर्षवर्धन की छोटी बहन होती हैं, अल्पवयस्क होती हैं, तो हर्षचरित से हमें जानकारी प्राप्त होती है इस बाल विवाह के बारे में। मित्रों, अगर मैं बात करूं इस बाल विवाह की, तो बाल विवाह का अर्थ यही होता है कि नाबालिग उम्र में जो बच्चे को सोचने समझने की उम्र नहीं होती है, जैसे कि 10, 11, 12 साल यानी लगभग 18 साल की उम्र के नीचे, आज की मैं बात करूं वर्तमान युग में तो 21 साल की उम्र के नीचे अगर आपकी शादी होती है तो उसको बाल विवाह माना जाता है लड़के की दृष्टि से, और लड़की की बात करूँ तो 18 साल की विवाह। लेकिन वर्तमान में अभी हम मौजूदा हालातों की बात करें तो सरकार इस आयु को बढ़ाने के लिए कुछ लेकर आ रही है, अधिनियम वगैरह ड्राफ्ट वगैरह जारी कर रही है। लड़के की उम्र की जो है शादी की उम्र 24 रख रही है और लड़की की उम्र की बात करूँ तो 21 रख रही है। तो आगे आने वाले नियम में यह होगा कि 24 वर्ष के नीचे से अगर लड़के की आयु की शादी होती है तो वो बाल विवाह माना जाएगा, और लड़की की अगर 21 साल के नीचे की अगर लड़की है उसकी शादी होती है तो उसको बाल विवाह माना जाएगा। मित्रों, तो सरकार द्वारा निश्चित वैवाहिक उम्र से पहले विवाह करना क्या कहलाता है, तो बाल विवाह जो है कहलाता है। तो ये जो हमारा बाल विवाह की परिभाषा होती है। मैं बात करूँ तो यहाँ पर बाल विवाह के, तो इसको जो है सर्वप्रथम रोकने का जो प्रयास है काफ़ी सारे जो शासकों ने किया था, लेकिन यहाँ पर जो है अगर बात करूँ तो सर्वप्रथम जो जोधपुर के रियासत, हमारे जोधपुर रियासत के एक जाने माने हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह, जिन्होंने कायलाना जेल का निर्माण कराया था, इन्हीं प्रताप सिंह ने 1885 में जो है बाल विवाह प्रतिबंधक कानून बनाया था। ये बंदा बहुत ही एक तरीके से शानदार था, एक बड़े व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति था सर प्रताप सिंह, जिन्होंने 1885 में मित्रों बाल विवाह प्रतिबंधक जो है कानून बनाया था। अगर मैं बात करूँ बाल विवाह को, तो यहाँ पर शारदा एक्ट बनता है 1929 में। हरविलास जो शारदा जो अजमेर के निवासी थे, इन्होंने जो यहाँ पर इस कानून को बनाने में एक तरीके से सफलता हासिल की थी, और 1929 में जो है बाल विवाह व निरोधक अधिनियम पारित होता है, जिसको शारदा एक्ट कहा जाता है। मित्रों, तो शारदा एक्ट किसको कहते हैं, तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो 1929 में पारित होता है, जो लागू होता है 1 अप्रैल 1930 को। तो ये आप देख सकते हैं कि उस समय लॉर्ड इरविन जो थे वो हमारे वाइसराय, तो उनके काल में जो ये कानून बनता है, शारदा एक्ट बनता है, और जो 1 अप्रैल 1930 को लागू होता है। और इस कानून के तहत मित्रों विवाह योग्य जो न्यूनतम आयु है वो रखी गई थी लड़के की तो 18 और लड़की की रखी गई थी मित्रों 14 वर्ष। अगली मैं बात करूं आज के मौजूदा हालातों की, तो 1978 में जो है बाल विवाह अंकुश निवारण अधिनियम लागू होता है 1978 में, जिसके तहत जो है न्यूनतम आयु लड़की की रखी गई थी 18 और लड़के की रखी गई थी 21। तो ये 1978 के तहत रखी गई हैं। उसके बाद इसका संशोधन विधेयक आता है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में, और ये अधिसूचित किया गया था मित्रों 10 जनवरी 2007 को, लेकिन इसको लागू किया गया था मित्रों 1 नवंबर 2007 को। और इसमें जो है बाल विवाह रोकने हेतु कठोर नियमों का प्रावधान किया गया। इसके तहत अगर बाल विवाह में जो भी बाराती भाग लेते हैं, जो भी हलवाई भाग लेता है, जो भी पुजारी भाग लेता है, उनको भी जेल में डाला जाएगा। तो यहाँ पर कठोर नियमों का प्रावधान किया गया है किसके तहत, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत, जो 1 नवंबर 2007 को लागू होता है। ठीक है मित्रों, तो ये तो हमारा था बाल विवाह। आगे हम बढ़ते हैं, अगली है हमारी विधवा पुनर्विवाह, जो है काफी एक तरीके से अच्छी है, जो ये एक तरीके से आगे हम बात करते हैं मित्रों विधवा पुनर्विवाह के बारे में। ये कोई रूढ़ी नहीं है, प्रथा नहीं है, लेकिन हम बात करें तो विधवाओं का जो विवाह उस समय नहीं किया जाता था, एक तरीके से उनको जो है नीच देखा जाता था, उनको गंदी नज़र से देखा जाता था, उसके जो है एक तरीके से उसको देखना ही अशुगन माना जाता था। तो इस कारण जो है विधवाओं की काफ़ी स्थिति खराब थी, क्योंकि आपको पता है कि
सती प्रथा उस समय प्रचलित थी। और सती प्रथा क्या होती थी कि जब पति की जो मृत्यु हो जाती तो उसके पश्चात जो है उसकी जो पत्नी है वो सती होती थी। अब जो सती नहीं होती थी उसको हम क्या कहते हैं, उसको विधवा कहते हैं। तो यहाँ पर लोग उसको गंदे नज़र से देखते थे कि वह पति के साथ ही नहीं मरी, दा कोई कैसी औरत है जो पति से प्यार ही नहीं करती। तो इसकी वजह से विधवाओं की काफ़ी स्थितियाँ खराब थी। और विधवा जो है अलग ही मतलब दुनिया में रहती थी, अपने एक तरीके से उनकी अलग ही दुनिया होती थी, अलग जगह उनका निवास होता था। इस कारण जो विधवाओं की काफ़ी स्थिति खराब थी। तो कुछ आते हैं समाज जो है उद्धारक आते हैं, वो क्या करते हैं कि यहाँ पर विधवाओं की स्थिति को सुधारने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे शासक भी होंगे जो हैं ये विधवाओं का जो है स्थितियों को सुधारने का प्रयास करेंगे। विधवा जो पुनर्विवाह है उसको प्रोत्साहित करने के लिए आगे आएंगे। तो विधवा पुनर्विवाह मैं बात करूँ तो पति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी जो है विधवा कहलाती हैं। और उस समय जो है बाल विवाह एवं जो बहु विवाह का अधिक प्रचलन था। अंत जो है किशोर अवस्था में ही बालिकाएं जो है विधवा हो जाती थी, जिन्हें नारकीय जो जीवन है उसको जीना पड़ता था। और उसके कारण से विधवाओं की काफ़ी स्थिति खराब थी। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं ये इसके संदर्भ में कुछ प्रयास करते हैं कि किस प्रकार जो है विधवा पुनर्विवाह जो है इसको प्रोत्साहित किया जाए, इसको सरकारी स्तर पर जो है इसको मान्यता प्रदान की जाए। तो उसके कार्य में ये लग जाते हैं। लेकिन उससे पहले कि मैं बात करूं मित्रों, तो हमारे राजस्थान के जो जयपुर हैं उसके शासक, जयपुर की स्थापना करने वाले, सिटी ऑफ विक्ट्री जयनगर की स्थापना करने वाले सवाई जय सिंह ने इस प्रथा को मतलब जो विधवा पुनर्विवाह उसको प्रोत्साहन किया था। इस जो विधवा पुनर्विवाह के लिए एक तरीके से उसको बढ़ावा दिया था। तो ये हमारे सवाई जय सिंह जो है इसके संदर्भ में अच्छा प्रयास करते हैं। लेकिन ये जो है कुछ ज़्यादातर एक तरीके से ग्राउंड लेवल पर इसका कुछ एक तरीके से इस विधवा पुनर्विवाह का प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर आते हैं, जिनके प्रयासों से लॉर्ड डलहौजी ने जो है सर्वप्रथम जुलाई 1856 में जो एक कानून बनाया जिसका नाम था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। क्या नाम था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जो 1856 में बनता है। कब? 27 जुलाई 1856 को यहाँ पर लागू किया जाता है। तो डेट अगर आपको याद रखना तो 27 जुलाई 1856 है। और वैसे आप जुलाई 1856 याद रख लेना। और इसकी मैं धारा की मैं बात करूं मित्रों तो धारा 5 थी। और सती प्रथम हमने देखा था धारा कितनी थी? 17 थी। तो यहाँ पर हमें धारा 5 देखने को मिलती है विधवा पुनर्विवाह में। और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने हेतु मित्रों चांदकरण शारदा ने विधवा जो विवाह ये नामक एक पुस्तक लिखी थी। किसने? चांदकरण शारदा ने विधवा विवाह पुस्तक लिखी है। किसने? चांदकरण शारदा ने लिखी है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी पुस्तक है। कौन सी? विधवा विवाह। आगे देखिए, अब मैं बात करूं तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सर्वप्रथम अपने जो पुत्र है उसका विवाह किसी विधवा महिला के साथ करवाया था। तो आपको पता है कि जो बंदा किसी प्रथा को रोकने का प्रयास कर रहा है तो उसी को सबसे पहले आगे आना पड़ेगा। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है ये अपने पुत्र का जो है विवाह कराते हैं किसी महिला, विधवा महिला के साथ। और ये हमारा विवाह होता है 6 दिसंबर 1856 को। कहाँ पर? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर कोलकाता के थे और कोलकाता में इस विवाह संपन्न होता है। आगे की मैं बात करूं तो ग्रासीय जनजाति में विधवा जो विवाह है उसको आना या फिर नातरा करना कहते हैं। क्या कहते हैं? आना या फिर नातरा करना कहते हैं। अलग अलग जनजातियों में, अलग अलग समुदायों में, अलग अलग समाज में, अलग अलग जातियों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आना, नातरा, नाते लानो है। कोई क्या करे? नाते लानो। जैसे हमारे, अगर मैं बात करूँ हमारे एरिया में तो इसको नाते लानो कहते हैं। किसी के पीछे चले जाना, नाते जानो, ये ऐसे नाम लिए जाते हैं। तो नातरा करना, आना वगैरह ये ग्रासीय जनजाति में विधवा विवाह को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं समाधि प्रथा को मित्रों। समाधि, आप जानती हैं कि समाधियों की अगर मैं बात करूं तो जो कोई व्यक्ति है जिसको ऐसा माना जाता है कि उसको सिद्धि प्राप्त है, उसको पता चलता है वो अंतर्यामी है, वो आपके कष्टों को दूर कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति जो अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए जो है जीवित ही अपने आप को
आत्मदाह कर लेते हैं, अपने आप की आत्महत्या कर लेते हैं। ये भले ही इसको समाज की दृष्टि से देखा जाए तो ये समाधि एक अच्छा शब्द सूचक है। लोग जो हैं उनके सामने नतमस्तक होते हैं, उनको महापुरुष समझते हैं, उनको देवता के तुल्य समझते हैं। लेकिन मित्रों, ये आपस में एक आत्महत्या है। अपने प्रतिष्ठा के लिए अपने प्राणों का त्याग करना ये कोई एक तरीके से बड़ा काम नहीं है। भले ही हमारे जो हम उनको पूजते हैं, भले आज हमारे जो परिवार है उसके सामने नतमस्तक होता है, लेकिन ये आधुनिक युग की दृष्टि से, आज ये आधुनिक सोच की दृष्टि से ये एक तरीके से अच्छी चीज नहीं है। तो इसको जो है रोकने का प्रयास अंग्रेज करते हैं। अंग्रेज क्योंकि अंग्रेजों के मन में जो है उनके लिए कोई भावना नहीं थी। जैसे कि अंग्रेजों का कोई देवता होगा, मान लीजिए ग्रीस देवता अपोलो। अब भाई अपोलो की मेरे सामने चाहे मूर्ति हो, अपोलो का चाहे कोई वीडियो हो, अपोलो का कोई मतलब कोई स्टेटस हो भगवान का ऐसा, और कोई यहाँ पर ऐसे मंदिर हो, मैं उनके सामने क्यों नतमस्तक होऊंगा? भाई मैं जानता ही नहीं अपोलो को, तो मेरे जो है उसके लिए कोई भावना भी जागृत नहीं होगी। तो इसी प्रकार जब अंग्रेजों ने देखा किसी व्यक्ति को समाधि लेते हुए और लोग उसके सामने उसकी जयकार करते, उसको तिलक लगाते, उसकी आरती उतारते, तो अंग्रेजों के मन में तो ऐसी कोई भावना नहीं थी कि उनका सामने नतमस्तक हो। तो अंग्रेजों ने सोचा कि ये फालतू का है, एकदम जोड़ है, ये फालतू में आत्महत्या है, तो इसको रोकने का प्रयास मैं करूंगा। तो अंग्रेज जो है इसको रोकने का प्रयास करते हैं। इसको शासक या फिर नॉर्मल जो जनता होती है भारत की, वो इसको रोकने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि महापुरुष को कोई भी समाधि लेने से नहीं रोकता। मैं मित्रों, आज हम जितने भी बड़े बड़े महापुरुषों को जानते हैं, जैसे कि हमारे रामदेव जी हो गए, हमारे क्षेत्र में जोगेश्वर जी हैं, उन्होंने सबने समाधि ली है और आज हम इनको पवित्र मानते हैं, आज हम उनको पूजते हैं, हमारे कष्ट जो है दूर करते हैं। तो समाधि प्रथा की मैं बात करूं मित्रों, ये दो प्रकार से ली जाती थी। एक तो भाई जमीन का गड्ढा खोदा और उसके अंदर बैठ गया और उसके ऊपर रेत वगैरह डाल दी और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जमीन समाधि या फिर उसको गड्ढा समाधि कहते हैं। दूसरी होती है जल समाधि। जल समाधि मतलब यमुना नदी, गंगा नदी या फिर कोई तालाब हो गया, उसमें जाकर के डुबकी लगा लो, फिर डुबकी लगा वहीं अंदर रह जाओ, बाहर नहीं निकलो और अपने आप को आत्महत्या कर लो। तो ये जल समाधि। आज की मैं बात करूं तो इसको सुसाइड माना जाता है। तो इस प्रथा है, समाधि प्रथा को रोकने का सर्वप्रथम जो प्रयास किया गया था मित्रों, तो अंग्रेज जो पॉलिटिकल एजेंट था, आपको पता है कि लुडलो जो जयपुर में था, इसी लुडलो के जो प्रयासों से इस प्रथा पर रोक लगाई जाती है। 1844 में जयपुर रियासत में जो है सर्वप्रथम इस प्रथा पर रोक लगाई जाती है। किस पर? समाधि प्रथा पर। तो ये जो हमारी समाधि प्रथा है, जो इसको रोकने के बाद यहाँ पर जो है लुडलो जो है प्रयास करता है और उसके प्रयासों से समाधि निवारण अधिनियम बनता है मित्रों। 1861 में 1961 में शायद देश वाला बनेगा। तो 1861 में जो है ये पारित किया गया, किसको? समाधि निवारण अधिनियम को। कब किया गया? तो 1861 को यहाँ पर किया गया था, जिसके तहत जो है जीवित समाधि को क्या माना गया? तो हत्या जो है इसको माना गया। किसको? जीवित समाधि को हत्या के जो है दर्जा दी गई थी। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा हत्या की दर्जा दी गई थी। किसको? समाधि को। तो ये थी हमारी समाधि प्रथा का अंत। ठीक है, तो ये हमने समाधि प्रथा को देखा। आगे हम देखते हैं कन्यावध प्रथा को, जो सबसे खराब चीज है। भले ही ये आप स्टेटस की दृष्टि से देख सकते हो समाधि प्रथा वगैरह, विधवा पुनर्विवाह को, लेकिन जो कन्यावध प्रथा है मित्रों, ये सबसे एक तरीके से खराब है, क्योंकि आपको हक नहीं होता है कि आप किसी की हत्या करो, चाहे भले ही वो आपका पुत्र ही क्यों ना हो। इसको एक तरीके से हत्या ही माना जाएगा। इंसान के तौर पर उसके अपने मानवाधिकार हैं, उसके अपने राइट्स हैं, उसको जीवन जीने का अधिकार है, उसको अपने शरीर का ख्याल रखने का अधिकार है। तो आप उसके शरीर पर जो है कुछ चोट नहीं पहुंचा सकते हो। तो ये भले ही आपका पुत्र हो, भले ही आपकी पत्नी हो, भले ही आप कुछ भी हो, पिता लगता हो, लेकिन आपको किसी को अधिकार नहीं दिया कि आप किसी की हत्या करो। तो कन्या के जन्म लेते ही उसे अफीम देकर या गला दबाकर मार दिया जाता था।
वैसे आज की मैं बात करूँ तो इसको भ्रूण हत्या कहा जाता है, लेकिन उस समय ज़्यादा भ्रूण वगैरह ये जो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी वो ज़्यादा नहीं थी। तो जब ये लड़के का जन्म होता था ना, उसके बाद ही मारते थे। आज हम भले ही कहते हैं कि उस समय भ्रूण हत्या करते थे, भ्रूण कैसे करें, उनको पता ही नहीं चलता था कि भाई मतलब लड़की है या फिर लड़का है। भले ही वो मतलब एक तरीके से अंधविश्वास की दृष्टि से विश्वास करते होंगे कि ये लड़का ही होगा लड़की होगा, लेकिन उनको रियली में एग्जैक्ट मालूम नहीं होता था, ठीक है ना। अब कैसे मालूम होगा कि कोई औरत है उसके पेट में बच्चा है या मतलब लड़की है या फिर लड़का, कैसे मालूम होगा भाई, है। तो कोई ऐसी महिला होगी जिसको पता होता है, जिसने मतलब एक तरीके से डिलीवरी वगैरह करे हुई हो, तो उसको लगता है कि ये कंडीशन रहती है बच्चा होता है या फिर लड़की होती है, और ये कंडीशन रहती है जब लड़का होता है, इतना समय लगता है गर्भ के काल में, तो उसके आधार पर पता लगाया जा सकता है। लेकिन फिर भी एक कोई साधारण तरीका नहीं है कि आप उसके पेट में पता लगा पाए। तो ये मॉडर्न के बाद जो आधुनिक चिकित्सा उसका विकास होने के बाद ही भ्रूण वगैरह हमें देखने को मिलता है, भ्रूण हत्या वगैरह। लेकिन उससे पहले जो है एक साधारण मैं परिवार की मैं बात करूं तो उसमें जो है जब जन्म हो जाता था लड़की या लड़के का, तो उसके बाद जब उनको पता चलता था कि ये लड़की है या फिर लड़का, तो उसके बाद उसको मतलब अफीम देकर ज़्यादातर उनके पास अमल ही होता, अमल जिसको कहते हैं, या फिर उसको गलत दबाव करके उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती थी उस बेचारी की। तो उसको हम कन्यावध के नाम से जानते हैं। अब भले ही आप इस चीज़ को एक प्रथा मतलब इसको बुरा देखें, लेकिन मित्रों फिर भी आप एक गरीब की दृष्टि से देखिए, आप थोड़ा सा सामाजिक होए, क्योंकि आप अभी है ना पढ़ रहे हो, आप केवल चीज़ों को जान रहे हो। आज अभी आपने गृहस्थी को शुरू नहीं किया, आप उस दौर में जाए जब ये चीज़ें, ये सोच, ये विद्यमान नहीं थी। आज आपके पास इंटरनेट है, आपके पास सारी सुविधाएं, आपको अच्छी तरीके से सोचने का अधिकार है। लेकिन उस समय पहले जाइए आप पहले के काल में, तो आप सोचिए कि लोग लड़कियों को क्यों मारते थे, आखिर क्यों मारते थे। आज भी मैं बात करूं तो आज भी हमारे गाँव में, आज भी हमारे समाज में, सोसाइटी में लड़कियों को हमेशा पराया धन मानते हैं। पराया धन का ये है कि ये जो है अपना धन नहीं है, किसी दूसरे के घर में जाएगा। यानी लड़की जो है आजीवन तक हमारे घर में नहीं रहेगी। अगर हमारे घर में जन्म लेती है तो लगभग 15, 16, 17, 18 साल हमारे घर में रहेगी, उसके बाद अपने ससुराल में चली जाएगी। तो इसके कारण इसको पराया धन मानते थे। और जब इसको पराया धन मानते थे, लोगों को कोई आउटपुट नहीं आता था, क्योंकि लड़के जो है माता पिता की सेवा करते थे, उसका घर संभालते थे, सब कुछ करते थे, ठीक है ना। लेकिन लड़कियां जो है ये आउटपुट नहीं देती थी। लड़कियों का केवल जब छोटी होती थी तब तक उसका काम करती थी, उसके बाद ससुराल में, और एक दो बार यहाँ पर कभी अपने जो मायरा वगैरह नहीं जो है उनका मायके वगैरह आती है तो फिर सेवा वगैरह होती है तो होती है। लेकिन लड़का हमेशा 24 घंटा साथ में रहता है। तो लड़की जो है उसको पराया धन मानते थे। तो इसके कारण जो उसकी देखभाल करना, उसकी परवरिश करना, उसकी चिकित्सा पर पैसे खर्च करना, उसके शिक्षा पर पैसे खर्च करना, उसको कपड़े लत्ते वगैरह दिलवाना, उसकी शादी करना, इसको बोझ माना जाता था मित्रों। आज भी माना जाता है, आज भी मतलब आप रूढ़िवादी लोगों को देख सकते हो। आज भी वो मानते हैं कि ये एक तरीके से बोझ है, क्योंकि इसमें देखो सबसे पहले तो इसकी वजह से दहेज देना पड़ता है, दूसरा इसकी वजह से टीका देना पड़ता है, तीसरा इसकी वजह से जो निम्न जो जातियाँ होती है, हरिजन, जोगी वगैरह, ये जो बाई का विवाह होता है, लड़की का विवाह होता है, तो उसके अवसर पर वो कोड करके आते हैं, चाव करके आते हैं कि 22 साल का शादी है, तो उनको भी जो है उनकी मुँह मांगी रकम देनी पड़ती है। चारणों को जो मुँह मांगी रकम देनी पड़ती है। एक तरीके से बात करूँ तो जोड़ है पूरा, क्योंकि लड़की की शादी में केवल जाता है पैसा, केवल जाता है, आता नहीं है। लड़के की शादी में उससे उल्टा होता है, लड़के की शादी में दहेज आता है, लड़के की शादी में टीका आता है, लड़के की शादी में जो एक तरीके से और भी चीज़ें आती है, जो बान वगैरह, वो भी सारी चीज़ें आती हैं। तो लड़के की शादी और लड़की की शादी में काफ़ी अंतर हो जाता है देने और लेने में। तो इसके कारण जो है कन्या को एक बोझ माना जाता था, कन्या। तो इसके कारण जो है लड़कियों को जो जन्म नहीं होने देते थे और पहले ही मार देते थे, वो इतना नहीं सोचते थे कि लिंगानुपात इससे कम हो जाता था। अरे लिंगानुपात, साक्षरता, ये आज की धारणा है, कोई नहीं जानता था पहले, केवल गंवार, अनपढ़, यही बातें चलती थी उस समय। कोई ऐसा नहीं था कि ये पढ़ा लिखा है, साक्षर वगैरह, नहीं, कुछ नहीं था ऐसा समाज में। भले ये शहरों की दृष्टि से या काफ़ी अच्छे नगर थे, शासकों की राजधानियाँ थी, वहाँ पर प्रचलित थी, लेकिन गाँव में जैसा आप सोचते हो ना, लिंगानुपात के बारे में क्यों नहीं सोचा उन्होंने लड़कियों को मार दिया। आज की बात करें, भारत लिंगानुपात में पीछे है, अरे वो नहीं सोच सकते थे इतना, कैसे सोच सकते थे? उनका समाज ही कुछ संकीर्ण मान धारा, विचारधारा उसमें केवल कैद था, ठीक है ना। तो आप इसको गलत तरीके से मत सोचिए।
तो कन्या वध की बात करूं तो कन्या के जन्म लेते ही उसे अफीम देकर या फिर गला दबाकर किसी हत्या कर दी जाती थी। और कन्या वध पर राजस्थान में सर्वप्रथम अंग्रेज अधिकारी होल ने जो है मेरवाड़ जो क्षेत्र है मेर जाति की बैठक में यहाँ पर इस पर रोक लगाई थी। किसने? अंग्रेज अधिकारी होल ने जो है इस पर रोक लगाई थी। कब? हमारी जो है मेर जाति की बैठक में, ठीक है। और इसकी मैं बात करूं तो सर्वप्रथम जो है इस प्रथा को रोकने का जो प्रयास किया गया था मित्रों, वो कोटा रियासत के द्वारा किया गया था। और हाड़ौती के उस समय पॉलिटिकल एजेंट थे विल्किंसन। उनके प्रयासों से जो कोटा के राव थे उमेद सिंह महाराव, उनके द्वारा 1833 में जो सर्वप्रथम कानून बनाया जाता है और इसको गैर कानूनी घोषित किया जाता है। और उसकी बात करूँ तो यहाँ पर शायद उमेद सिंह नहीं होगा, राम सिंह होगा मित्रों, ये गलत लिख दिया शायद मैंने। राम सिंह होगा मेरे हिसाब से। तो उनके द्वारा इस पर किया जाता है, इसको गैर कानूनी घोषित किया जाता है। उसके पश्चात यहाँ पर आते हैं विष्णु सिंह। आपको पता है कि विष्णु सिंह ने किसको सबसे पहले गैर कानूनी घोषित किया था? तो हमने देखा था 1822 ईस्वी में सती प्रथा को और 1833 ईस्वी में कन्या वध को कोटा ने गैर कानूनी घोषित किया था। और फिर मैं बात करूँ 1834 में बूंदी रियासत आ जाती है और उसके बाद अन्य शासक आते हैं। और सबसे इससे जुड़ी हुई घटना तो ये है 1837 की घटना मित्रों। यहाँ पर बीकानेर के शासक कौन थे? तो हम जानते हैं रतन सिंह थे। रतनो राय को है हाइंड चराई तो रतन सिंह जो है उन्होंने 1837 में जो है ये गए थे वहाँ पर एक सभा आयोजित की थी उन्होंने, मतलब गए नहीं कहीं थे, कहीं नहीं थे, कहीं अलग अलग हमें देखने को मिलता है। जो बांकीदास जो वर्णन करते हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने रतन सिंह ने एक सभा आयोजित की थी और सभी अपने सामंतों को, सभी अपने जो अधिकारी थे, दरबारी गण थे, सभी अपने जो लोगों को ये शपथ दिलाई थी कि वो अपनी पुत्री का, अपनी बेटी का विवाह मतलब वध नहीं करेंगे। परंतु जो है यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये जो है हमारे रतन सिंह जो है इसके संदर्भ में आगे आते हैं और शपथ दिलवाते हैं अपने दरबारी गणों को कि आप जो है अपनी बेटी का वध नहीं करोगे। लेकिन मित्रों उदयपुर जो रियासत थी वो इस संदर्भ में यानी जो हमारी कन्या वध प्रथा उसको रोकने में आगे नहीं आती हैं और वो जल्दी अपने आप को तैयार नहीं करती। लेकिन फिर भी आपको पता है कि जब कानूनों की बंदी से लग जाती हैं सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, उसके बाद हमारे भारत में बनता है अधिनियम, तो उसके बाद ये उदयपुर रियासत वगैरह उनकी कोई नहीं चलने वाली, फिर उनको ऑटोमेटिक मानना होता है। लेकिन अपने स्तर पर वो कन्या वध का एक तरीके से रोकने का प्रयास नहीं करते हैं। तो उदयपुर का आपको विशेषकर याद रखना है जो नेगेटिव सोच रखता है थोड़ा सा कन्या वध के मामले में। तो ये बात थी हमारी कन्या वध प्रथा के बारे में। आगे हम पढ़ते हैं जो काफी एक यूनिक प्रथा है जो है त्याग प्रथा मित्रों। और त्याग प्रथा हमें काफी एक तरीके से ऊंची जो जातियां जैसे कि राजपूत वगैरह यहीं पर हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता था कि मित्रों की राजपूत जो जाति है उसमें विवाह के अवसर पर जो प्रदेश है वहाँ प्रदेश के दूसरे जो राज्यों से यहाँ पर चारण हो गए, भाट हो गए, ढोली हो गए आदि आ जाते थे और यहाँ पर जो है लड़की वालों से मुंह मांगी दान दक्षिणा प्राप्त करने का एक तरीके से हट करते थे। मैंने आपको उस समय बताया था जब मैंने कन्या वध अभी पढ़ाया था कि एक तरीके से कन्या को मारने के पीछे यह भी रहा था कि जो है त्याग प्रथा काफी जो है उसका प्रचलन था, क्योंकि राजपूत जो है ये चारणों को, ये ढोली वगैरह ये लड़की की शादी पर आ जाते थे और मुंह मोली एक तरीके से मुंह मांगी जो है रकम ये मांगते थे, बड़ी बड़ी रकम मांगते थे, जिसके कारण राजपूतों को जो ये रकम देनी पड़ती थी। तो इसके कारण जो है यहाँ पर त्याग प्रथा काफी उनके लिए घातक साबित होती है राजपूतों के लिए, क्योंकि ये कुछ भी मांग लेते थे चारण वगैरह। तो ये जो है इसी दान दक्षिणा को त्याग कहा जाता था। त्याग करना पड़ता था किसको? हमारे राजपूत शासकों को बहुत कुछ देना पड़ता था। तो उनकी हट को पूरा करने को वधु पक्ष की जो है सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता था कि 22 साल को विवाह है मतलब और उसके बावजूद भी आप तो हमें ये नहीं दे रहे हो, तो फिर आपकी क्या प्रतिष्ठा, आपकी क्या इज्जत है। तो इसके कारण राजपूत वगैरह इनको बेचारों को विवश होकर के ये जो है उनको मुंह मांगी रकम देनी पड़ती थी कि इनको चारण वगैरह, भाट वगैरह, इन ढोलियों को, ठीक है ना।
इसके कारण जो है लड़की वालों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती थी, क्योंकि शासक वगैरह वो तो दे ही देंगे ठीक है, लेकिन नॉर्मल राजपूत ऐसा तो है नहीं, सारे अमीर ही थे हैं, कोई तो भाई गरीब ही था ही ना। राजपूत क्यों, अन्य जातियों की बात वगैरह वहाँ पर भी हमें देखने को मिलता, चारण वगैरह ये भी मांगते थे। तो इसके कारण जो है दयनीय स्थिति हो जाती थी। और इसी जो है त्याग की मांग को कन्या वध के लिए प्राय उत्तरदायी माना जाता है। तो मैंने आपको बताया था उस समय, तो कन्या वध का एक प्रमुख कारण भी थी कौन सी, त्याग प्रथा। और इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पर रोक इस प्रकार लगती हैं। तो जोधपुर के जो महाराजा मानसिंह है 1841 में, ये जो है ये सर्वप्रथम इस पर रोक लगाते हैं। मैं ये वही मानसिंह है जिसके पीछे जो है रानियां सती होती हैं, जो एक रानी सती होती है 1843 में उनकी मृत्यु होती है मानसिंह की। तो ये जो है 1841 में जोधपुर के रियासत ने मानसिंह के नेतृत्व में यहाँ पर जो है इस प्रथा पर रोक लगा दी जाती है। उसके बाद बीकानेर के राजा आते हैं 1844 में, रतन सिंह जो है ये भी इस प्रथा को रोक लगाते हैं। फिर यहाँ पर जयपुर के राम सिंह सेकंड, स्वरूप सिंह भी इस प्रथा को रोक लगा देते हैं। और इसकी मैं बात करूं तो 1868 में वाल्टर क्रित एक राजपूत हितकारिणी सभा थी, उसने जो इस प्रथा पर सर्वप्रथम नियम बनाए थे 1868 में। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं दहेज प्रथा जो आज भी प्रचलित है, ठीक है ना। जिस प्रकार मैंने बाल विवाह बताया था उसी प्रकार दहेज प्रथा ये आज भी प्रचलित है। भले ही आप इसको रोकने का, उसको जो है बंद करने का समर्थन करते हो, लेकिन आज भी आप दहेज तो लेते ही हो। मुझे नहीं लगता कि आपने दहेज नहीं लिया होगा अगर आपकी शादी हुई है तो। कोई से ऐसा व्यक्ति होगा गांव में या फिर समाज में जिसने दहेज नहीं लिया हो, लेकिन ज़्यादातर दहेज के भूखे हैं, ठीक है ना। ताकि ये सोफा, फ्रीज, कूलर है ये हमें आएंगे, मुफ्त से आएंगे और हम इनका फ़ायदा उठाएंगे। तो ये दहेज प्रथा आज भी विद्यमान है, और आज तो ज़्यादा होगी। आजकल तो क्या क्या दिया जाता है दहेज में, कारें दी जाती हैं, प्रॉपर्टी दी जाती हैं दहेज में, जो है आजकल बाइकें वगैरह ये दी जाती हैं। तो दहेज प्रथा बढ़ रही है, घट नहीं रही मित्रों, बढ़ रही है। इसका रूप चेंज हो रहा है, भले ही पैसे वगैरह कम हो रहे हैं, सोना वगैरह ये एक तरीके से जो आइटम्स हैं वो ज़्यादा दिया जा रहा है, ऐसी वगैरह दी जा रही हैं। तो दहेज प्रथा बढ़ रही है, मुझे नहीं लगता ये कभी ख़त्म होगी, ठीक है ना। ये ख़त्म नहीं होने वाली, इसका रूप चेंज हो जाएगा लेकिन ये ख़त्म नहीं होगी दहेज प्रथा। तो इस प्रथा ये क्या होती हैं तो हम जानते हैं, लड़की की जब शादी होती है तो लड़कों को जो है एक तरीके से धन या संपत्ति दी जाती हैं, कुछ आइटम्स वगैरह दिए जाते हैं, तो इसके कारण इसको दहेज कहा जाता है। और वैसे मैं बात करूं तो इस प्रथा की शुरुआत हुई थी तो ये काफ़ी अच्छे लक्ष्य के साथ शुरुआत हुई थी, क्योंकि जब एक लड़की होती हैं अपने ससुराल जाती हैं तो उसके लिए सब कुछ नया नया होता है, और उसको जो है क्या सारी सुख सुविधा का अनुभव होगा जो उसके घर पर होता है। पिता जो है एक लड़की की किस प्रकार परवरिश करता है, अपने माता पिता, क्या आगे जाकर सास ससुर उसकी परवरिश करेंगे, क्योंकि बेटे तो माँ बाप के पास ही रहने वाले, लेकिन लड़की जो है एक अलग अलग घर में जाती है जहाँ पर उसका कोई नहीं होता, नए संबंध यहाँ पर स्थापित करती है, नया जीवन स्थापित करती है। तो माता पिता चाहते हैं कि उनकी बेटी वहाँ पर नया जीवन शुरुआत करें, तो उनको कुछ साधन दे उस बेटी को, ताकि उसको जीवन शुरुआत करने में कोई तकलीफ ना हो। उसको दहेज में जो है उसको कपड़े दिए जाते हैं, कपड़े लत्ते दिए जाते हैं, उसको जो है खाना वगैरह खाने के लिए बर्तन दिए जाते हैं, सारे बर्तन यहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं दहेज में। तो उसकी शुरुआत तो अच्छे लक्ष्य के साथ हुई थी, लेकिन फिर आगे जाके सामाजिक प्रतिष्ठा का कारण बन गया था, ठीक है। वैसे हर चीज़ यहाँ पर सामाजिक प्रतिष्ठा का कारण बन गया। जैसे अगर आप कार खरीदते हो ना, तो कार का तो मेन लक्ष्य तो होता है कि आप जो है कहीं जगह पर आसानी से मतलब आवागमन कर ले, लेकिन आज इसको सामाजिक प्रतिष्ठा के से जोड़ा गया और अच्छी से अच्छी कार लेने की होड़ मची हुई है। जिस प्रकार आप कपड़े जो है, कपड़े हम जानते हैं कि तन ढकने के लिए ये जो हम खरीदते हैं, लेकिन आज के फैशन के तौर पे हम तन ढकने के लिए नहीं, हम फैशन के लिए कपड़े खरीदते हैं, ठीक है ना। तो ये हम देखते हैं कि हर चीज़ यहाँ पर सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है, जिसको एलिफेंट लग्जरी आइटम्स कहा जाता है, एलिफेंट आइटम्स इसको कहा जाता है। तो ये जो दहेज प्रथा भी इसी संदर्भ में हमें देखने को मिलती है। जो दहेज निवारण अधिनियम बनता है मित्रों, तो ये 1961 में बनता है, और 2006 के अधिनियम के अनुसार दहेज लेना व दहेज देना ये जो है एक तरीके से अपराध माना जाएगा। तो ये हमने बात की दहेज प्रथा की। आगे बढ़ते हैं मित्रों, आगे हम बात करते हैं चारी प्रथा का। तो चारी प्रथा की मैं बात करूं मित्रों, तो इसका जो हमें प्रचलन जो है देखने को मिलता है, तो खेराड़ क्षेत्र, खेराड़ आप जानते हैं कि जो भीलवाड़ा टोंक वाला जो क्षेत्र है जहाँ पर खेराड़ी बोली जाती है, खराड़ी बोली जो काफ़ी बोली होती है, खड़ी बोली होती है। तो ये जो है यहाँ पर खेराड़ क्षेत्र जो है टोंक भीलवाड़ा क्षेत्र में, यहाँ पर ये चारी प्रथा का प्रचलन है। वैसे चारी प्रथा का अर्थ की मैं बात करूँ कि चारी प्रथा होती क्या है, तो चारी प्रथा की मैं बात करूँ मित्रों, तो एक तरीके से जब एक लड़की होती है और उसके माता पिता उसकी शादी करते हैं, तो
जो वर पक्ष होता है वो कुछ पैसे देता है उनको, जिस प्रकार दापा में होता है, दापा प्रथा में कि वधु पक्ष को कुछ पैसे दे करके एक तरीके से शादी की जाती है वर पक्ष के द्वारा। वर पक्ष वधु पक्ष को पैसे देता है, मतलब रुपया देन शादी करे, मेन बात है पैया देन शादी करे जकी बात है, ठीक है ना। तो बिन दापा कहवे। और ये प्रकार की चारी प्रथा है। चारी प्रथा में कहीं एक चारी अर्थ थोड़ा जब लालच कि एक जो मान लो कोई माता पिता हैं जो अपनी बेटी की शादी कहीं जगह पर करते हैं कुछ पैसों के बदले में। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि वो उसको वहाँ पर भेजते हैं। अब वहाँ पर भेजते हैं और उसके माता पिता को पता चलता है कि कोई अन्य व्यक्ति है जो उस लड़की के लिए अधिक मूल्य देगा, मतलब उसके विवाह के लिए अधिक मूल्य देगा। तो उस जो है अधिक मूल्य के लालच में उस लड़की को वहाँ से वापस बुला लेते हैं और जो अधिक पैसा जो व्यक्ति देता है वहाँ से उसकी शादी कर दी जाती है। तो इसको यहाँ पर चारी प्रथा कहा जाता है कि लालच के आधार पर यहाँ पर शादियाँ होती हैं, जिसका जो प्रचलन है ये खाड़ी जो खिराड़ क्षेत्र है, ये टोंक भीलवाड़ा क्षेत्र, वहाँ पर हमें देखने को मिलता है मित्रों। तो चारी प्रथा का प्रचलन आपको केवल याद रखना कि कहाँ पर है। आगे है मित्रों हमारा संथारा या फिर सलेखना प्रथा। ये जो प्रथा है ये जैन धर्म से संबंधित है और इसमें आपको पता है कि अन्न व जल का त्याग करके अपने प्राणों को त्यागा जाता है। और चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं उसने भी इसी विधि से अपने देह त्याग किया था। तो संथारा ये जैन धर्म की एक विधि है, जिसके वीडियो भी मिल जाएंगे यूट्यूब पर, ढूंढना आप जैन संथारा का, जिसमें जो एक वो बुजुर्ग है बेचारा, वो कई दिनों से अन्न जल उन सब का त्याग कर देता और फिर यहाँ पर अपने प्राणों का त्याग करता है। आगे हमारी पर्दा प्रथा मित्रों, जो आज भी प्रचलित है, जिसको हम घूंघट कहते हैं, घूंघट की आड़ में है, काफ़ी गाने भी हैं इसके लिए। और इस प्रथा को एक तरीके से भले ही इसको प्रथा कहे मित्रों, लेकिन गाँवों की मैं बात करूँ तो आज भी लुगाया जो हैं ये अपने इसको प्रतिष्ठा से जोड़ती हैं, अपने एक तरीके से आत्म सम्मान से जोड़ती हैं। जो महिला यहाँ पर घूंघट नहीं रखती हैं तो उसको गलत कहा जाता है। तो ये आप समाज में देख सकते हो, आप इसको फील भी किया होगा। तो ये जो शहर वगैरह वहाँ की बहू आती हैं और जो घूंघट वगैरह नहीं रखती तो उसके बारे में कहा जाता है ना, देख कटुई लेन आए गो छोरो हैं, आप रे शादी कर ली, घूंघटी कौन रहा के लाज ही कौन रहते। तो लाज शंका वगैरह ये इन सबसे जुड़ा हुआ हमारा घूंघट प्रथा। तो पर्दा प्रथा मित्रों अगर मैं बात करूं वैसे तो इसकी शुरुआत की तो जब मुस्लिम आक्रमण होता है, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम वगैरह, मोहम्मद गोरी, तो उसके समय काफ़ी सारे जो मुस्लिम यहाँ पर भारत में आते हैं और ये जो है उनको एक तरीके से आक्रांत है, ये थोड़े से क्रूर थे, जो निर्दयी थे, ऐसे ही दिखते थे, लंबी लंबी दाढ़ी वगैरह और कैसे कपड़े पहनते थे। तो इसके कारण जो है यहाँ पर जो यहाँ का जो समाज था, भारतीय समाज, वो इससे को एक तरीके से बुरी नज़र वाले मानते थे। तो बुरी नज़र तेरा मुंह काला, तो मुझे लगता है यही से आया होगा। तो उनको जो है यहाँ की उनकी बुरी नज़र मानते थे। तो यहाँ की जो लुगाया थी हमारे राजस्थान की, अगर बात करूँ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, तो अपने आप को जो है उनकी नज़र से, उनकी बुरी नज़र से अपने आप को बचाने के लिए उसने जो है उन्होंने घूंघट रखना शुरू कर दिया था। उसी को हम बात करूँ तो पर्दा प्रथा माना जाता है। और विशेषकर में ये मैं बात करूँ तो ये जो यूनानी है उसमें खासकर ये ज़्यादा प्रचलित थी। यवनी का बात करूँ तो ये हमें एक शब्द भी देखने को मिलता है जहाँ पर जो है ये पर्दा प्रथा वहाँ पर मौजूद थी। तो भारत ने भी शायद वहाँ से ग्रहण किया होगा। तो पर्दा प्रथा ये भारतीय समाज में पर्दा प्रथा का जो प्रथम जो हमें उल्लेख में मैं बात करूँ तो कालिदास का जो नाटक है रघुवंश, वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। कहाँ पर? रघुवंश में देखने को मिलता है। और पर्दा प्रथा वैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी शुरुआत यूनानियों के आक्रमण के साथ या फिर जो है मुस्लिम आक्रमण के साथ यहाँ पर इसकी शुरुआत हो जाती है, लेकिन यूनानी आक्रमण से उसकी इतनी ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाती है जितना कि मुस्लिम आक्रमण के पश्चात ये प्रचलन में आती हैं। तो इसका सर्वप्रथम उल्लेख की मैं बात करूँ मित्रों तो कालिदास का जो नाटक है रघुवंश, जिसने काफ़ी सारे नाटक वगैरह लिखे हैं, अभिज्ञान शकुंतलम वगैरह, मालविका, अग्निमित्र, कालिदास तो आप जानती हैं, तो विक्रमोवंशियम, तो ये काफ़ी सारे उसने लिखे हैं। तो इसकी वजह से उसी में हमें जो है रघुवंश में देखने को मिलता है पर्दा प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख। और गुप्त काल में इसका जो माना जाता है कि चंद्रगुप्त के समय था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कालिदास, तो उसके समय से यहाँ पर गुप्त काल में इसका उद्भव माना जाता है।
और ये जो है मध्यकालीन इतिहास में जो है इस प्रथा का प्रचलन हुआ था और हिंदू समाज में जो है ये नैतिक प्रथा बन गई। तो सर्वाधिक प्रचलन जो है मध्यकालीन इतिहास में ही हुआ था, लेकिन शुरुआत की बात करूँ तो एक गुप्त डायनास्टी में जो है यहाँ पर इसकी शुरुआत हो जाती है, ठीक है ना मित्रों। और इसका जो विरोध की बात करूँ तो सर्वाधिक इसका विरोध किया था मित्रों, तो हमारे स्वामी जो दयानंद सरस्वती हैं उन्होंने जो है पर्दा प्रथा का सर्वाधिक विरोध किया था। वैसे तो जितने भी समाज पुनरुद्धार जो सुधारक हुए थे, जो व्यक्ति हुए थे, उन्होंने जो है पर्दा प्रथा वगैरह इनका सबका विरोध किया था, लेकिन जो है दयानंद सरस्वती ने इसको जो कुछ ज्यादा जोर देकर के इसका विरोध किया था। आगे की मैं बात करूँ तो मित्रों हमारी आती है दास प्रथा। और दास प्रथा की ये क्या होती है, दास तो आप जानती हो ना, गुलाम जिसको बना लिए जाते हैं और जैसा कहा वैसा काम करवाया जाता है। तो वैसे जो दास प्रथा क्या होती है, तो दास किसको कहते हैं, तो युद्ध के समय जो है दुश्मन राज्य की जो महिला व पुरुषों को जो बंधक बना करके दास दासी के रूप में रखे जाते थे। तो युद्ध के समय मान लीजिए मैंने आपके घर मतलब मैंने जो है किसी नागौर पर अटैक कर लिया, मैं जोधपुर का हूँ और नागौर पे मैंने अटैक किया और नागौर को मैंने जीत लिया। अब नागौर के जितने भी व्यक्ति हैं उनको मैंने जोधपुर में लेकर आए, फैक्ट्री में डाल दिया कि आज से आप काम करोगे मेरे लिए, हमने आपको जीता है और आपको बंदी बना करके यहाँ पर लाया गया है। तो युद्ध के समय जो दुश्मन राज्य के महिला व पुरुषों को बंधक बना करके दास दासी के रूप में रखे जाते थे, उनको दंड दिया जाता था। और दास दासियों को सर्वप्रथम उल्लेख हमें अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है, जो कौटिल्य का ग्रंथ है। और दास दासियों को निवास स्थल की मैं बात करूँ मित्रों, तो हमें राजलोक जो है इसके निवास स्थल को कहा जाता है, किसको, दास दासियों के निवास स्थल को। तो यहाँ फिर आप देख सकते हो किस प्रकार जो है हमें देखने को मिलता है। आगे हमारे मित्रों की किस प्रकार जो है दास प्रथा पर यहाँ पर रोक लगाने का प्रयास किया जाता है। और वैसे जो है राजस्थान में अगर मैं बात करूँ तो ये तो एक तरीके से भारतीय स्तर पर हो गया, लेकिन राजस्थान की मैं बात करूँ तो इसका जो है प्रचलन 19वीं सदी के अंत के तक जो है ये प्रचलन था इसका। 1800 एक तरीके से 1899 तक जो है इसका प्रचलन था इस प्रथा का, दास प्रथा का। और इनको अलग अलग नामों से जाना जाता था, कहीं इनको दास कहा जाता था, कहीं इनको गोला, चाकर, खानजादा, चेला इत्यादि इनको नामों से पुकारा जाता था मित्रों। और ये जो दास दासी ये प्राय जो है राजपूतों की अवैध संतानें हुआ करती थी। ये इसलिए था क्योंकि जो दास वगैरह जैसे मान ली कि कोई महिला है उसको कहीं से बंदी बनाकर लेकर आया है या फिर कहीं से शादी में जो है दास के रूप में भेजी गई। अब राजा जो मान लीजिए कोई गोरी वगैरह फूटरी वगैरह एकदम हुई और काफ़ी सुंदर है, तो राजा का आपको बताएं कि एक राजा कैसा होता है, जो चाहे वो कर सकता है। तो राजा का मान लीजिए दिल आ गया इस पर, तो उसको जो है एक तरीके से उसके साथ अवैध संबंध बना लेता है। और अवैध संबंध मतलब एक तरीके से संभोग वगैरह, इसके माध्यम से जो है यहाँ पर अवैध इसकी संतान पैदा होती है, क्योंकि वो रानी तो होती नहीं है, उसने कोई ऐसा तो है नहीं शादी वगैरह की हो उस दासी से, केवल अवैध संबंध बना लिया। अगर वो शायद काफ़ी सुंदर है एंड राजा का मन हो गया। अब यहाँ पर बात करें तो जो अवैध संतान है वो भी यहाँ पर जो उत्पन्न होती थी, यहाँ से मतलब एक तरीके से यहाँ पर अवैध संतानें जो है इनसे हुआ करती थी राजपूतों की। और ये जो बात करें तो ये जो फिर अवैध संतानें जो थी उनको यहाँ पर सेवकों के रूप में रखा जाता था। तो आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे आगे हम जाकर के पढ़ेंगे जो पासवानों के जो पुत्र थे जिन्होंने राजाओं की हत्या की थी, जैसे कि कुंभा की हत्या मेहपा पमार वगैरह करते, वो भी किसी पासवान का ही पुत्र था। और अन्य की बात करेंगे तो वो भी एक तरीके से जो रानियाँ वगैरह होती हैं उसके अलावा जो महिला से संबंध रखता है राजा और उससे जो संतान उत्पन्न होती हैं तो उसको जो है एक तरीके से सेवक के रूप में रखा जाता था, जो सेवा करते थे। और मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अलग अलग विभाग रखा जाता है, तो उसको हम राजलोक कहते हैं। तो दास दासियों का जो निवास है राजलोक कहा जाता था। और उसके बाद की मैं बात करूँ, मान लीजिए कोई रानी कोई दासी है और राजा को पसंद आ गई और राजा ने सोचा कि अवैध संबंध बनाने से पहले ऐसा किया जाए कि उसको उपपत्नी के रूप में स्वीकार ही किया कर लिया जाए। ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं चाहूँ और वो हो नहीं सकता। तो राजा कभी कभी जो है दासियों को उपपत्नी के रूप में मतलब किसी दासी को उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते थे और फिर उसको परदायित कहा जाता था कि भाई जिस दासी को यहाँ पर स्वीकार कर लिया जाता था एक यहाँ पर उपपत्नी के रूप में, तो उसको यहाँ पर परदायित कहा जाता था। शायद मैंने इस पर नहीं लिखा इसमें, तो आप लिख लीजिए परदायित। और दूसरी तरफ मैं बात करूं मित्रों तो पासवान, मैंने अभी आपको पासवान का जिक्र किया था। तो पासवान क्या होती थी, तो पासवान वो होती थी, वो दासी होती थी जिसको जो राजा क्या करता था, एक अनुमति देता था कि भाई आप अंगूठी आभूषण वगैरह पहन सकती हो।
क्योंकि दासियाँ जो हैं विशेषकर वो साधारण रहती थी, केवल जो है रात लाल कलर या फिर एक विशेष कलर का केवल कपड़ा पहनती थी और चांदी के कुछ आभूषण वगैरह पहनती होगी। लेकिन जो कोई राजा होता था, अगर दासी वगैरह जो है काफ़ी राजा की एक तरीके से घनिष्ठ रही होगी तो उसको आभूषण, ये अंगूठियाँ सोने की ये पहनने की अनुमति दे देता था। तो उस दासी को पासवान, खवासन वगैरह कहा जाता था। और ज़्यादातर जो है रानियाँ जो जब सती नहीं होती थी राजाओं के पीछे, तो पासवान जो है काफ़ी यहाँ पर सतिया होती थी किसके, राजाओं के पीछे, क्योंकि राजा जो है पासवान के साथ काफ़ी एक तरीके से अच्छा संबंध रहता था, पासवान का, खवासन का राजा के साथ। तो ये हमें पासवान देखा और पड़दाई देखा। पड़दाई तो मतलब उपपत्नी के रूप में स्वीकार है, एक तरीके से उपपत्नी है, ये एक तरीके से पत्नी है, और ये पत्नी नहीं है पासवान, ये केवल इसको अनुमति प्रदान की गई है कि आप केवल यहाँ पर पहन सकती हो या सोने के आभूषण हाथ पैरों में पहन सकती हो। आगे मैं बात करूँ, जैसे कि एक बख्तावर सिंह की जो रानी थी, पास मूसी रानी की छतरी, जो आपको पता है कि हमारी विद्यमान है अलवर में, जो 80 खंभों की छतरी। तो मूसी रानी की जो छतरी है ये बख्तावर सिंह की जो है पासवान मूसी रानी की हैं, तो वो भी एक पासवान ही थी। तो पासवान से आप देख सकते हो कितना प्रेम करते थे राजा। तो ये जो है ये राजस्थानी समाज की बात करूं तो काफ़ी इसने एक तरीके से नैतिक पतन किया था इस प्रथा ने, दास प्रथा ने। क्योंकि आप देख सकते हो कि एक अवैध संबंध बना रहे हो, आप वो पत्नी स्वीकार कर रहे हो, आप एक तरीके से उनसे प्रेम कर रहे हो, तो ये तो सीधा सीधा यही हुआ ना, आप लड़की का, एक नाबालिग का, एक महिला का आप शोषण कर रहे हो, तो शोषण ही हुआ भाई। दासी, आप कोई भी महिला, पत्नी तो पत्नी है, अब किसी अन्य महिला के साथ जिसका आपके साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी आप उसको उसके साथ अवैध संबंध बना रहे हो, उसके साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हो, तो ये तो एक गलत हुआ, आपकी ये नैतिक पतनता को दिखा रहा है। तो इसने जो है राजस्थान की दृष्टि से देखें तो राजस्थान में बेहद जो है नैतिक पतन हुआ था। और इसी प्रथा को जो सर्वप्रथम रोकने का प्रयास की बात करूँ तो मित्रों, अकबर जो है यहाँ पर इस प्रथा को रोकने का प्रयास करते हैं और लगभग 1564 में इस प्रथा को ख़त्म भी करते हैं, लेकिन पूर्णतया नहीं करते हैं। तो ये रोक लगाने का केवल प्रयास करते हैं। और उसके बाद 1832 में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक आते हैं और इसने जो है इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। तो 1832 में जो इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया जाता है। और फिर यहाँ पर कोटा जो ऐसी रियासत थी जिसने इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। तो दास प्रथा पर सर्वप्रथम प्रतिबंध लगाने वाली कौन थी रियासत, तो हमारी कोटा थी। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारी बेगार प्रथा, जिसको हम हाली प्रथा के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं बेगार प्रथा या फिर जो हाली प्रथा है उसके बारे में हम पढ़ते हैं मित्रों। तो ये अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार हमने राजस्थान की जो महत्वपूर्ण प्रथा जो है इनके बारे में चर्चा की, और आपको हर एक चीज़ मैंने आपको बताई है। तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला, ठीक है ना। तो ये इससे बाहर तो क्या जाएगा। अब देखते हैं हम बेगार प्रथा के बारे में। ये जो बेगार प्रथा और सागरी प्रथा ये दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। तो बेगार प्रथा, पहले हम बेगार प्रथा को देखते हैं और फिर यहाँ पर हम देखेंगे सागरी प्रथा। देखिए, बेगार प्रथा होती है मित्रों की सामंतों और राजाओं द्वारा अपनी रैयत यानी जो किसान वगैरह जो अपने नज़दीक एक तरीके से उनके अधीन जो काम करते हैं उनसे जो मुक्त सेवाएं लेना बेगार प्रथा कहलाती हैं। तो बेगार प्रथा क्या होती है, सामंतों और राजाओं द्वारा अपने जो रैयत वगैरह, अपने जो जनता होती है, आम जनता, उससे जो मुक्त सेवाएं लेना होता क्या होता है, तो बेगार कहलाती है। बिना श्रम दिए आपको, बिना पारिश्रमिक दिए यानी वेतन दिए आपको काम करवाया जाता है, तो उसको बेगार कहते हैं। और आपको पता है कि अनुच्छेद 23 में जो है बेगार प्रथा, इनका अनुमूलन हमें देखने को मिलता है। तो ये जो है ये बेगार प्रथा है जिसको हाली प्रथा कहा जाता है। और ब्राह्मण और राजपूत जाति है उसके अतिरिक्त सभी अन्य जातियों को बेगार देनी पड़ती थी। तो ये जो है बूंदी रियासत में महिलाओं से भी बेगार ली जाती थी। तो आप देख सकते हो बूंदी रियासत में महिलाओं से बेगार ली जाती थी। और अब अगर मैं बात करूँ इस पर रोक कब लगाई गई थी, तो बंधित श्रम अधिनियम पद्धति अधिनियम बनाया गया था 1976 में। तो उस समय जो यहाँ पर इसको रोक लगाने का प्रयास किया गया था। 1976 में इसको कानून दंडनीय अपराध माना गया। बंधित श्रम पद्धति अधिनियम 1976 के थे। आगे हम पढ़ते हैं सागड़ी या फिर बंधुआ मजदूर प्रथा। बेगार प्रथा की बात करूँ तो ये तो केवल एक तरीके से जो केंद्र शासक होता है उसके द्वारा ये काम में लिया जाता है, सामंत वगैरह इनके द्वारा। लेकिन सागड़ी और बंधुआ मजदूरी प्रथा की बात करूँ तो इसको यूज किया जाता है सेठ, साहूकार वगैरह, जो भी एक तरीके से जिसके बड़ी फैक्ट्री होगी, जिसका बड़ा कारखाना होगा, जो अभी तक हाल में भी मौजूद थी। और आपको अगर याद हो तो जब हम बचपन में हम हिंदी वगैरह की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ भी हुआ करता था, बंधुआ मजदूर से संबंधित एक व्यक्ति की कहानी बताई जाती थी, उसके परिवार की कहानी बताई जाती थी। जो ये हमारे बात करें तो 90s की, मतलब 20s की बात है, ठीक है ना। तो अगली मैं बात करूं, मैंने 20वीं शताब्दी की बात करें उस समय थी।
तो जमींदार वगैरह हो गए, साहूकार हो गए, सेठ हो गए, इनके द्वारा गरीब व जनजाति जो लोग हैं उनको उधार अगर राशि दी जाती है और उधार राशि वो गरीब जनता वो चुका नहीं पाती हैं, तो फिर जो है उसको उसके परिवार के सदस्य या फिर उसके परिवार को जो है यहाँ पर घरेलू नौकर के रूप में रखा जाता था। इसको ही हम क्या कहते हैं, सागड़ी बंधुआ मजदूर प्रथा कहते हैं। और यहाँ पर उसको जब नौकर रखा जाता था तो उसको कोई पैसा नहीं दिया जाता था। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो पैसे उधार जो दिए थे, जब आपने उधार को नहीं चुकाया तभी जो है यहाँ पर घरेलू नौकर के रूप में उसको रखा जाता था और कोई मेहनतान वगैरह थोड़ा बहुत उसको दे दिया जाता था। तो जैसे मान लीजिए मैं हूँ, कोई ए नामक व्यक्ति हैं जो सेठ है, ठीक है ना, और बी नामक व्यक्ति हैं कोई गरीब व्यक्ति हैं, और ए ने जो है मान लीजिए 10,000 रुपये दिए थे। अगर बी ने अपनी बेटी की शादी की थी, अपने दहेज वगैरह दिया था, तो 10,000 रुपये मान लीजिए लग गया था, या फिर मान लीजिए 3 लाख रुपये लग गए थे। अब 3 लाख रुपये लिए थे किसने, हमारे बी व्यक्ति ने लिए थे ऐसे। अब मान लीजिए कि बी व्यक्ति की इतनी कंडीशन खराब हो चुकी थी कि उसके उम्र बिक गई, उसके खेत बिक गए। अब व्यक्ति वो जो है कर्ज चुका नहीं पाया, तो ए ने कहा कि भाई बेटे पैसे तो देने पड़ेंगे, तूने कॉल किया था 1 महीने का 2 महीने का, पैसे दे दियो। तो अब जब कॉल पूरा हो जाता है तो बी कहता नहीं पैसे हो पाए तो आजा बेटा। ए कहता है आजा मेरी फैक्ट्री में लग जा, मेरे घर पे लग जा, बिना पैसे दिए अब तुझसे काम कराऊंगा, तुझे पैसा तो मैं पूरा वसूलूंगा। तो यही क्या होती है मित्रों, सागड़ी या फिर बंधुआ मजदूर प्रथा होती हैं। तो इसी को हम बात करें तो केवल थोड़ा सा वेतन दिया जाता था या फिर बिल्कुल ही वेतन नहीं दिया जाता था। इसके कारण इस पर ब्याज वगैरह ये चढ़ता रहता था। तो ऐसे दास यहाँ पर हाली चाकर वगैरह कहलाते थे और जीवन भर वे उसके खेतों में घर पर काम करता रहता था। इसी कारण इसको सागड़ी प्रथा कहा जाता था। ठीक है मित्रों, तो ये हमारी सागड़ी प्रथा होती है और इसको निवारण अधिनियम बनाया गया था 1961 में। तो सागड़ी निवारण अधिनियम कब बनता है, तो 1961 में बनता है। 1961 में काफ़ी सारे अधिनियम बनते हैं, ठीक है ना, प्रथाओं को रोकने के लिए। तो सागड़ी निवारण अधिनियम बनता हमारा 1961 में। आगे बढ़े, आगे हमारी मान या फिर आन प्रथा। आन आप जानती हो ना, आन क्या होती है, सौगनी होती है, तेरी आन, मेरी आन, मेरे बाप की आन वगैरह है, देवताओं की आन। तो आन क्या होती है, एक सौगनी होती है, मतलब कोटा मात कबूतरी थारी सोगन उतरी, तो यही सोगन होती हैं। तो कसम वगैरह, तो आन क्या होती थी, ये कसम थोड़ी सी अलग होती थी कि इसमें जो क्या करते थे कि जो राजा जो थे वो क्या करते थे, अपने जो आश्रित जो लोग थे, अपने जो स्वामी भक्त थे, अपने जो एक तरीके से उनके अधीन जो काम करते थे, उनको शपथ दिलवाते थे कि भाई आप जो है मेरे प्रति अच्छा मधुर व्यवहार रखेंगे, मेरे लिए कोई बुरा नहीं सोचेंगे, मेरे लिए हमेशा आप खड़े रहेंगे। यानी एक प्रतिस्थायी जो स्वामी भक्ति की यहाँ पर शपथ लेनी होती थी उसके अधीनस्थों को। तो ये आन प्रथा होती है मित्रों। तो राजा इसको दिलाते हैं अपने अधीनस्थों को, अपने प्रति जो है एक तरीके से स्वामी भक्त रखने की, अपने प्रति कोई षड्यंत्र नहीं करने की। तो आन प्रथा ये होती हैं। और 1863 में जो है अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा इस पर रोक लगाया जाता है। तो ये हमारी हमने बात की किसकी, आन प्रथा की। आगे बढ़े, आगे हमारी है डावरिया प्रथा। तो डावरिया प्रथा क्या होती है मित्रों, तो डावरिया में बात करूँ तो राजस्थान में जो शासक होता था, शासक समुदाय अपनी जब लड़की की शादी करता था तो शादी की मतलब अपनी लड़की की शादी करता था तो उसके दहेज में जो है कुंवारी कन्या जो अपने साथ भेजता था उन्हें डावरिया कहता था। और ये जो है डावरिया काफ़ी तरीके से एक खराब चीज़ थी। मैंने आपको बताया था यही जो दासियाँ वगैरह होती थी इनका नैतिक पतन होता है, उसके मतलब एक तरीके से उनका शोषण होता है आगे जाकर के, अगले जहाँ ये जाती थी तो वहाँ पर। तो डावरिया प्रथा ये होती थी कि भाई कुंवारी कन्याओं को जो है उस लड़की के साथ, उस कुंवरी के साथ जो है उसकी शादी में उसके दहेज के साथ वहाँ पर भेजा जाता था। ठीक है, उसके ससुराल, उस मतलब एक तरीके से उस राजा की लड़की की ससुराल भेजा जाता था कुंवारी लड़कियों को। आगे है मित्रों महिलाओं को क्रय विक्रय। तो जब हम बात करें सामंती समाज में तो जब विवाह होता था तो विवाह में जो है दहेज के साथ दास दासी देने हेतु लड़के लड़कियों को यहाँ पर खरीदा जाता था। ऐसे तो है नहीं कि फालतू में कोई आ जाएगा व्यक्ति के साहब मैं आ रहा हूँ मुझे दहेज में भेज दो, तो ऐसा तो होता नहीं था। तो ये क्या करते थे, ये आप लड़कियों लड़कियाँ वगैरह इनको खरीदते थे इधर से उधर। तो इसके कारण इसको खराब माना गया था। और कोटा रियासत में महिलाओं की जो खरीद फरोख्त पर वसूला जाने वाला जो है, अब चालू करूँ, वसूला जाने वाला जो है कर चौगान कहलाता था।
तो कोटा रियासत में जो है महिलाओं की जो खरीद फरोख्त जो होती थी महिलाओं की कोटा रियासत में, उस पर एक कर वसूला जाता था, चौगान जो नामक ये वसूला जाता था, ठीक है ना। और हमने देखा था कि बूंदी में जो है यहाँ पर महिलाओं से क्या ली जाती थी, बेगा ली जाती थी, और कोटा में बात करूँ तो यहाँ पर खरीद फरोख्त की जाती है। वैसे मैं बात करूँ तो हाड़ौती क्षेत्र में विधवाओं की स्थिति हो, चाहे दास दासियों की स्थिति हो, चाहे महिलाओं की स्थिति हो, बहुत ज़्यादा खराब रही है। सच में मैं कह रहा हूँ हाड़ौती मतलब क्षेत्र में। और इस प्रथा पर रोक भी सर्वप्रथम कहाँ लगाएगी, कोटा में लगाएगी भाई, जहाँ प्रचलन है वहीं पर रोक लगाएंगे। अगला है हमारा महत्वपूर्ण प्रथा है, उसका नाम है मोताना प्रथा। और मोताना की मैं बात करूँ मित्रों तो मोताना मतलब समझ गए मौत। तो आदिवासियों में जो है मौत का यहाँ पर हर्जाना वसूलते ले मतलब दंड लगाए व्यक्ति अथवा जो उसके द्वारा दी गई राशि को जो चढ़ोतरा कहा जाता था, एक इसको आप छोड़िए। पहले मोताना की बात करें तो आदिवासियों में जो है मौत का हर्जाना वसूला जाता था, जिसको हम मोताना प्रथा कहते हैं। तो मोताना प्रथा का मतलब ये हुआ कि भाई आदिवासी जो क्षेत्र है वहाँ पर मौत जो होती थी, यहाँ पर किसी ने हत्या कर दी, उसके बाद इसका हर्जाना वसूला जाता था, तो ये मोताना प्रथा होती है। अगले हैं हमारे मित्रों चढ़ोतरा। तो चढ़ोतरा क्या होता था कि भाई दंड लगाए जो व्यक्ति हैं अथवा उसके द्वारा जो दी गई राशि है उसको चढ़ोतरा कहा जाता था। मतलब एक तरीके से कोई जो दोषी व्यक्ति हैं और उस पर दंड लगा दिया जाता है, तो अब व्यक्ति जो है वो जो पैसे देगा हर्जाने के रूप में या फिर वह एक तरीके से या रूप क्षतिपूर्ति के रूप में, तो उसको हम चढ़ोतरा कहते हैं। तो ये हमारी मोताना प्रथा थी। आगे है मित्रों नाता प्रथा। नाता प्रथा की मैं बात करूँ तो ये आदिवासियों में है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पुनर्विवाह जो होता थे, जैसे कि आना नात्रा जो हमने गरासिया में विधवा पुनर्विवाह देखा था, तो उसी प्रकार नाता प्रथा भी एक क्या है, पुनर्विवाह है। तो इस प्रथा में जो है पत्नी जो है अपने पति को छोड़ करके किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती हैं, उसी को हम कहते हैं कि भाई नाते आयुड़। गाँव हम क्या करेंगे तो नाते आयुड़ की मतलब ये व्यक्ति ला रहे महिला आयुड़ है, ठीक है ना, शादी कौन करोड़ी है। तो ये जो है क्या होता है कि मतलब आदिवासी में ये प्रचलित पुनर्विवाह का प्रकार है। और इस प्रथा में जो पत्नी है अपने पति को छोड़ करके किसी अन्य पुरुष के साथ यहाँ पर रहने लग जाती हैं। तो नाता जो है परस्पर सहमति के आधार पर होता है, ये पुनर्विवाह की प्रथा है। मित्रों ये कोई गलत चीज़ नहीं है नाता, आप इसको गलत मत मान लीजिए। इसको सहमति की दृष्टि से मतलब सहमति जब ली जाती है उसके बाद जो है इसको एक तरीके से रहने की यहाँ पर वो रहती है महिला अन्य पुरुष के साथ, जिसके अंतर्गत पत्नी जो अपने पूर्व पति को छोड़ करके अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ जीवन व्यतीत करती हैं, तो उसको हम कहते हैं नाता प्रथा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है सबसे खराब जो हमारी प्रथा है वो है डाकण प्रथा। वैसे इसका प्रचलन कम हो गया, लेकिन फिर भी छुटपुट हमें घटनाएं मित्रों देखने को मिलती हैं, जो भले ही आज मीडिया वगैरह इनसे छुप जाती हैं, लेकिन फिर भी ये घटना कहीं ना कहीं होती हैं। क्योंकि मैंने भी अभी हाल फिलहाल में ऐसी घटना के बारे में सुना है कि यहाँ पर किसी महिला को डाकण घोषित कर दिया गया था और फिर यहाँ पर इसकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है ना। तो ये गुप्त सूचना होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा बाहर नहीं आती हैं, लेकिन होता है, ये कहीं कहीं होता है, आज भी होता है, लेकिन छुटपुट होता है। ऐसा नहीं है कि डेली हमें देखने को मिलता है, कई सालों में दशकों में ये घटना होती रहती है। डाकण प्रथा क्या होता है कि अंधविश्वासों में जो है अंधविश्वास के कारण राजस्थान की जो कई जातियों और जनजातियों में स्त्रियों को जो डाकण कहकर मार दिया जाता था। वैसे सही बात करें तो भारत में अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो ये प्रथा वगैरह ये क्यों महिलाओं को इतना शोषण होता है। आजकल की जो बात करूं महिलाओं की भारत में, तो इतने सारे मानसिक रोग हैं मित्रों। अगर मैं बात करूं दुनिया में जितने रोग नहीं है ना शारीरिक, उनसे ज़्यादा मानसिक रोग है। सच में जितने मानसिक रोग है ना उतने शारीरिक रोग नहीं है, और भारत में सर्वाधिक मानसिक रोग है। आज को आपके अपने समाज में भी देखना, अपने बहू बेटी को कोई ना कोई आपको मिल जाएगी, किसी ना किसी प्रकार की विकृति मिल जाएगी। और इसी विकृति का रूप हमें डाकण में भी मतलब डाकण प्रथा में भी देखने को मिलता है कि जो कोई महिला मान लीजिए अपने एक तरीके से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है और कुछ ऐसी हरकतें कर रही हैं जिसको लोगों को थोड़ा सा और लग रहा है, लोगों को थोड़ा खराब लग रहा है। अब लोग सोचते हैं कि इसमें भूत पिशाच आ गया है, इसके कारण उसको आत्म एक तरीके से भूत जो होता है भूत प्रेत वगैरह इसको कह करके यहाँ पर उसको मार दिया जाता था, उसको डाकण कहकर मार दिया जाता था। तो ये मानसिक रोग का ही एक रूप है मित्रों। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि एक आधुनिक सोसाइटी में भी हमें ये देखने को नहीं मिलता, ये वहाँ देखने को मिलता है जहाँ पर लोग मानसिक रोग को नहीं समझते हैं, जहाँ पर लोग जो है एक तरीके से नहीं सोच सकते हैं कि वो महिला क्या सोच रही होगी उस समय। वो केवल अपने नजरिए से देखते हैं कि भाई ये ऐसी महिला क्यों कर रही है। अब उसके पीछे कारण अगर आप उस महिला से पूछे तो शायद उसका कुछ सॉल्यूशन निकल आए, लेकिन कोई कारण नहीं पूछता, सीधा ही उसको डाकण कह करके बस मार दिया जाए।
तो ये डाकन प्रथा, ये अंधविश्वास के कारण प्रथा प्रचलित थी। और जब ऐसी चीज़ों को अंग्रेजों ने देखा तो अंग्रेज आपको पता है काफ़ी सभ्य थे, अपने आप को काफ़ी सभ्य मानते थे कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों महिलाओं को मार रहे हैं, क्यों घसीट रहे हैं उसको, क्यों उसको उसके चेहरे पर ऐसे लिपापोती कर रखा है। तो राजस्थान में अनेक जातियों में, विशेषकर भील व मीणा जातियों में विशिष्ट स्त्रियों पर डाकन होने का आरोप लगा करके उनकी हत्या कर देने की जो कुप्रथा ये प्रचलित थी हमारे आदिवासी क्षेत्रों में। और इसकी मैं बात करूँ डाकन क्या होते हैं, तो स्त्री में किसी मृत व्यक्ति की अतृप्त जो आत्मा उसका प्रवेश होता तो उसको डाकन कहते हैं। और 1853 की मैं बात करूँ तो उस समय जब मेवाड़ भील कोर यानी MBC उसके जो है एक सैनिक होते हैं, उसने एक स्त्री को डाकन होने के संदेह में मार डाला। एक तरीके से MBC का एक सैनिक था, उसने क्या करा कि एक स्त्री को भाई ये डाकन है, इसके कारण उसको मार दिया था। इसके कारण उस समय AGG थे हमारे जेसी ब्रुक, नहीं जेसी ब्रुक नहीं थे, एक तरीके से हाँ नहीं सॉरी हमारे जो कमांडर थे जेसी ब्रुक, जो MBC के कमांडर थे, सॉरी ये AGG नहीं थे, कमांडर थे जेसी ब्रुक। उसने जो 1853 में इसको एक तरीके से इसको ख़त्म करने के लिए, इस पर जो है रोक लगाने के लिए प्रयास किया। और फिर यहाँ पर 1853 में जाकर के यहाँ पर रोक लगा दी जाती है। और उसके बाद जो यहाँ पर AGG जो है ये भारत सरकार से इस प्रथा को जो है समाप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की स्वीकृति देते हैं, स्वीकृति मांगते हैं। और फिर यहाँ पर भारत सरकार जो है उसने AGG को निर्देशन दिया कि प्रत्येक राजपूत शासक को अपने अपने राज्य में इस कुप्रथा को गैर कानून घोषित करने के लिए विवश करे और इस कुप्रथा में जो है लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त सजा का प्रावधान करे। तो जैसी बुरुक जो है ये यहाँ पर प्रयास करते हैं और फिर यहाँ पर AGG को कहते हैं और AGG आकर भारत सरकार को कहते हैं और भारत सरकार यहाँ पर राजाओं को आदेश देते हैं कि आप इस प्रथा को खत्म करने का प्रयास करें। ठीक है मित्रों, तो ये हमारी डाकन प्रथा थी। उसके बाद हमारी महत्वपूर्ण प्रथा है छेड़ा फाड़ना प्रथा। अब छेड़ा फाड़ना प्रथा क्या होती है, तो ये होती है कि जब यहाँ पर एक तरीके से तलाक की प्रथा है, यानी भील पुरुष द्वारा अपनी स्त्री को तलाक देने की प्रथा है। और इसमें जो क्या करता है, भील पुरुष द्वारा पंच लोगों के सामने, जो पंचायत करते जो लोग होते हैं पंच लोग, उनके सामने नई साड़ी होती है उसके किनारे में पैसे बांध करके साड़ी को जो है चौड़ाई की ओर से, मान लीजिए ये साड़ी है इस प्रकार की, तो ये साड़ी है, तो इसकी ये तो क्या होगी, इसकी लंबाई होगी और ये इसकी चौड़ाई होगी। तो यहाँ पर इसकी दृष्टि यहाँ पर इसको जो है चौड़ाई की ओर से यहाँ पर इसको फाड़ा जाता है। तत्पश्चात ये मान लिया जाता है कि उस पुरुष ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है, तो इसको हम छेड़ा फाड़ना प्रथा कहते हैं। अगली बात करूँ कुकड़ी रस्म या फिर जो है कुकड़ी रस्म या प्रथा होती है, ये सांसी जाति में है, ये प्रचलित है और सबसे खराब है क्योंकि एक लड़की की जो है चरित्र की परीक्षा इसमें ली जाती हैं। उसमें जो है एक लड़की को शादी होने से पहले उस लड़की को परीक्षा देनी पड़ती है कि भाई वो जो है एक वर्जिन है या फिर नहीं है। तो ये जो है इसके कारण ये खराब प्रथा है, ऐसा हमें किसी के साथ नहीं करना चाहिए। ये खराब प्रथा है जो अभी शायद खत्म भी हो गई, लेकिन फिर भी जोधपुर तो हमें देखने को मिलता है, जो सांसी जाति में देखने को मिलता है। जो विवाह से पहले लड़की को यहाँ पर चरित्र की परीक्षा जो देने पड़ती है और इस प्रथा का प्रचलन सांसी जनजाति में है। आगे की बात करूँ दापा प्रथा, तो जनजाति में वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को जो है मूल्य देना, ये दापा प्रथा जो मैंने आपको पहले बताया था। तो हमारे लास्ट रहा है, कुछ कवर कर लेते हैं। नौतरा प्रथा क्या, तो ये मित्रों वागड़ क्षेत्र के आदिवासी समाज में सभी लोगों द्वारा मिलकर के व्यक्ति की आर्थिक सहायता करना, इसको हम नौतरा प्रथा कहते हैं। और ये एक प्रकार का सामाजिक बीमा है, तो वागड़ क्षेत्र में प्रचलित है। आदिवासी समाज में सभी लोगों द्वारा मिलकर एक व्यक्ति की एक तरीके से हेल्प की जाती है, सभी आर्थिक सहायता हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी नौतरा प्रथा होती है। गादोत्तर प्रथा की मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई जाति हैं जो काफ़ी पिछड़ी जाती हैं और वो गांव के जो है अत्याचारों से तंग आ गए हैं, वो उच्च जातियों के तानों से तंग आ गए, तो वो उस गांव को छोड़ती हैं। जब वे उस गांव से को छोड़ती हैं तो आपको पता है कि गांव के बाहर जाने का एक रास्ता होता है। अब उस रास्ते पर क्या करते हैं कि एक गाय के सिर की पत्थर की मूर्ति होती है और उस मूर्ति पर जो है यहाँ पर उस मूर्ति को यहाँ पर उस रास्ते पर स्थापित कर देते हैं, जहाँ से वो दूसरे गाँव में या फिर कहीं बाहर चले जाते हैं, प्रस्थान कर जाते हैं अन्य गाँवों के लिए, अन्य क्षेत्रों के लिए। तो उसको हम गादोत्तर प्रथा कहते हैं। राजस्थान में परेशान किए गए पिछड़ी जाति के लोगों द्वारा गांव छोड़ने से पूर्व गाय के सिर की पत्थर की मूर्ति उस गांव में स्थापित कर दी जाती है और उसी को हम गादोत्तर प्रथा कहते हैं। आगे की बात करो अन्नाला भोर भू प्रथा, तो यहाँ पर क्या होता है कि ग्रास्य जनजाति में नवजात जो शिशु है उसकी नाल, जो आप नाल जानती हैं, तो नाल काटना क्या कहलाती है, अन्नाला भोर भू प्रथा। आगे है मित्रों सह पलायन प्रथा, तो सह पलायन प्रथा की बात करूँ तो भील जाति में एक प्रकार से अपहरण विवाह, जिसमें जो है लड़का लड़की भाग करके 2-3 दिन बाद वापस आने पर पंचों द्वारा उनके विवाह को मान्यता प्रदान कर दी जाती है। सह पलायन प्रथा तो मतलब भाग जाना, ठीक है ना, लव मैरिज कर लेनी। तो ये हमारे सह पलायन प्रथा जो भीलों पर चले। अटा-साटा प्रथा, ये आपको पता है कि लिंगानुपात की वजह से ये देखने को मिलती है अटा-साटा प्रथा, क्योंकि
जो है ये लड़कियों की आपका लड़कियों की संख्या कम हो गई है, तो इसके कारण जो विवाह प्रथा जिसमें जो लड़की के बदले में उसी घर की लड़की को बहू के रूप में लेना, यानी ये लड़की हैं, मान लीजिए ए व्यक्ति हैं, इसके 2 पुत्र हैं, एक पुत्र है और एक पुत्री है, एक लड़की एक लड़का। अब बी हैं, उसके भी एक लड़का और एक लड़की हैं। तो ये क्या करते हैं, इस लड़के का विवाह इस लड़के के साथ, इस लड़के का विवाह इस लड़की के साथ। तो ये अटासटा प्रथा होता है। हाथीवैंडो प्रथा यानी भील जनजाति में विवाह परंपरा के अनुसार पवित्र जो वृक्ष होता है जैसे पीपल, साल, बांस वगैरह, इनको साक्ष्य मान करके दूल्हा दुल्हन जो है वैवाहिक जो है बंधन में बनते हैं। तो इसके कारण इसको इस प्रथा को क्या कहते हैं, हाथीवैंडो प्रथा कहते हैं। तो ठीक है मित्रों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।